नमस्कार, द टीचर शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित है। शाम के ठीक 7 बजे हैं और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। आज हमारे साथ गढ़वाल से श्री अशोक शर्मा जी हैं, जो खुद को क्रेजी कहते हैं। अब क्यों क्रेजी कहते हैं ये हम नहीं जानते, ये अशोक शर्मा जी ही जानते हैं। और हम उनसे पूछेंगे थोड़ी देर में कि वो क्रेजी क्यों है। अशोक शर्मा जी जूनियर हाई जी। स्कूल के अध्यापक हैं। बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं, हिंदी में भी कविताएं लिखते हैं। पत्रकारिता उनका पैशन रहा है, शौक रहा है और पेशा भी रहा है। कई सारे अखबारों के लिए वो लिख चुके हैं और अब भी समय समय पर वो आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। मूल रूप से विज्ञान के छात्र रहे अशोक शर्मा जी सामाजिक सरोकारों के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है। उनकी कोशिश रहती है कि लगातार समाज के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक किया जाए और इस कोशिश को वो लगातार बनाए हुए हैं, अनवरत जारी रखे हुए हैं, बहुत सारी संस्थाओं के साथ, बहुत सारे समूहों के साथ। तो आइए हमारे आज के द टीचर शो के 82वें एपिसोड में हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान अशोक शर्मा क्रेजी साहब का। और साथ में है हमारे मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी, जो को होस्ट हैं इस वक्त ऋषिकेश से हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। बोगड़ा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अशोक भाई, कैसे हैं? नमस्कार सर, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है सर, आप कैसे हैं? भट्ट जी को नमस्कार। जी जी सर नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ प्रसन्न चित्त होंगे और कोरोना काल में भी अपनी सकारात्मकता आप लोग बनाए हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और इसीलिए हमने ये शो भी प्रारंभ किया। जो लोग नए शो में जुड़े हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा, द टीचर शो लगातार आज 82वें दिन हम शाम 7 बजे हाजिर हैं, बिना एक भी दिन का ब्रेक किए। और देश के लगभग 15 राज्यों के शिक्षक इस शो में आ चुके हैं। अलग अलग उम्र के, अलग अलग विषयों के, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग रुचियां रखने वाले तमाम तरह के शिक्षक इस शो में आ चुके हैं और आने वाले समय में आएंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं दिल्ली से श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो विशेषज्ञ हैं हमारे शो के, जिनके मार्गदर्शन में हम इस शो को आगे बढ़ा पा रहे हैं। सर आपका स्वागत है। तो मैं बता रहा था कि ये शो हमारे प्रारंभ करने के पीछे सोच ये थी कि कोरोना काल में हमने कई बार अखबारों में बहुत नकारात्मक बातें सुनी, खासकर शिक्षा और सरकारी शिक्षा को लेकर के। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि उन परिस्थितियों पर हमारा कोई जोर नहीं है। अगर कोरोना की वजह से विद्यालय बंद है तो इसमें शिक्षक कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके बहुत सारी वजह हैं। तकनीकी बाधाएं हैं, नेटवर्क है, गार्जियंस के पास स्मार्टफोन का ना होना है, बच्चों का स्मार्टफोन होते हुए भी दूसरे कामों में व्यस्त रहना है। और हमारे सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कामकाजी बच्चे भी होते हैं बहुत सारे। तो वो जब तक विद्यालय में आमने सामने पढ़ना ही उनके लिए एकमात्र विकल्प होता है। लेकिन फिर भी हमारे सरकारी शिक्षक लगातार इस विकट परिस्थिति में भी कोशिश करते हैं कि कैसे हम बेहतर समाज के लिए, बच्चों के लिए कर पाए। इसके बावजूद जो नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको हम पीछे धकेलने के लिए द टीचर शो लेकर के आए हैं। और यही कारण है कि हम इसमें फिलहाल पहले सेगमेंट में केवल सरकारी शिक्षकों को और विद्यालय शिक्षा के शिक्षकों को ले रहे हैं। आने वाले समय में इसमें हम समय के साथ साथ सुधार लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। लेकिन कोरोना काल तक हम कोशिश करेंगे कि हौसला हमारा और बढ़े, हमारे साथियों का और बढ़े, हम एक दूसरे से सीखें, हम एक दूसरे के प्रेरक बने। उसी क्रम में आज हम अशोक शर्मा क्रेजी साहब को सबके सामने लेके आए हैं। तो क्रेजी साहब, मैं सबसे पहले चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को, हमारे जो देश भर से शिक्षक इस शो को देखते हैं, उनको अपना थोड़ा परिचय दीजिए। उसके बाद हम आपकी शिक्षा दीक्षा और बाकी चीजें फिर हम आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। नमस्कार सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अशोक क्रेजी सामान्य रूप से यहाँ पे ऋषिकेश का निवासी हूँ और वर्तमान समय में पटना जूनियर हाई स्कूल में विज्ञान का अध्यापक हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा मेरी ऋषिकेश पीजी कॉलेज से भी है और मैंने बीएड और एमजे मास्टर ऑफ जर्नलिज्म श्रीनगर गढ़वाल इंस्टीट्यूट से किया। मेरी अभिरुचि, भले मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, लेकिन मेरी अभिरुचि विज्ञान के अलावा मेरी हिंदी में बहुत रही, साहित्यिक में। क्योंकि इसका कारण ये भी रहा कि मेरे पिताजी खुद करते हिंदी से प्रभाकर हिंदी में किया उन्होंने। प्रभाकर एक साथ पंजाब में एक डिग्री होती थी, उससे किया। तो मुझे भी एक लेखन का शौक हुआ बचपन से ही। मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैं कक्षा 5 से था, कक्षा 5 से मैं समाचार पत्र का दैनिक वाचन करता था। हेलो।
हाँ जी। अशोक भाई तो सुन रहे हो आप? मैं, दिख रही है। जी हाँ, तो मैं ये है कि बीच में मैंने कहते या तो मैं सोचता हूँ, अगर मैं कहते या तो मैं जब शिक्षक, जब मैंने एमएससी किया तो मैंने ये सोचा अपने मन में कि मैं या तो शिक्षक बनूंगा, या फिर अगर बनूंगा तो या तो पत्रकार। तो इसलिए मैंने कहते बीएड भी किया था। बीएड के बाद मैंने कहते श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एमजे किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, पहले बीजे किया फिर एमजे किया। और मैं नवा टाइम्स में प्रशिक्षु संवाददाता के रूप में भी चुना गया था, परंतु मैंने ये सोचा कि उस समय पत्रकारों की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी, पत्रकारों को खास वेतन नहीं मिलता, तो मैंने सोचा बीएड कर लिया तो मैं टीचर बन जाऊं, तो मैं शिक्षक बना। शिक्षक से मैंने बताया कहीं ना कहीं मुझे लेखन से जुड़ा होना था। शिक्षक के साथ साथ काफी समय मिलता है, क्योंकि शिक्षक यानी कि वही शिक्षक बन सकता है जो जिज्ञासु हो, हमेशा ज्ञान की ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहे, हमेशा पढ़ने का मौका मिलता रहे। तो इसलिए मैंने कहते इसके तरफ शिक्षक पेशा को चुना, क्योंकि शिक्षक के साथ साथ मैं अपना लेखन का कार्य भी कर सकता था। और लेखन में मेरी अभिरुचि है। वर्तमान समय में मैं आवाज साहित्यिक संस्था का अध्यक्ष हूँ, और हमारी आवाज साहित्यिक संस्था यहाँ पे ऋषिकेश क्षेत्र में लगभग 7 पुस्तकों का संपादन कर चुकी है, जो सामूहिक रूप से पुस्तकें छपती हैं। और 3 पुस्तकें मैंने भी अपने अनुभव के आधार पर लिखी हैं, जिसमें एक तो पहाड़ बदल रहा है, और दो बच्चों के लिए मैंने काव्य गीत लिखे हैं, जो एक चींची गाती चिड़िया और दूसरी है मम्मी जी की बिंदी बोल। जी। तो शर्मा जी, ये आपने बहुत अच्छा अपने बारे में बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी भी कायम है। जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप क्रेजी क्यों हैं? सर, क्रेजी मेरे कहने का अर्थ है कि आज जो सामाजिक बीच में ऐसी स्थिति है, जो हम यहाँ पे कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो कॉलेज में पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारे समाज में, यहाँ पे स्थानीय समाज में काफी कुरीति टाइप की थी। मतलब लोग जैसे शाम होती मैंने दारू पीना, ये करना, झगड़ा करना, किताब का, एक पुस्तकों का। हमारा जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लोग जनरली 14 बीघा वगैरह क्षेत्र से मैं संबंधित हूँ, तो लोग ये सोचते थे कि जो एरिया है मैंने पहाड़ी लोगों का है, ये ड्राइवर कंडक्टरों का मोहल्ला है, और ये लोग क्या करते हैं, शाम को अपने पीते हैं, दारू में मस्त हो जाते हैं। तो हमने सोचा कुछ ऐसे सामाजिक कार्य किए। सामाजिक कार्य करने के लिए आपने देखा कि जो समाज की उन कई कार्य ऐसे होते हैं कि जिनको आदमी करता तो लोग बोलते हैं ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये तो पागल है। तो हमने क्या करा कि इस टाइप का जो सोच थी, हमने एक क्रेजी फेडरेशन बनाया। क्रेजी तो फेडरेशन बनाया था, परंतु बाद में क्या हुआ, लोगों ने मेरा नाम ही क्रेजी रख दिया। तो फिर मैंने अपने को उस क्रेजी नाम को आत्मसात कर दिया, और क्रेजी संस्था भी चलती रही। कईयों ने जो पागल कहा, तो मैंने सोचा एक अच्छा सा नाम जो रखे, तो क्रेजी रखा। तो क्रेजी एक फेडरेशन भी है, जिसकी फुल फॉर्म है कम्युनिटी रिक्रिएशन एंड एक्टिव जील ऑफ यूथ। तो वो साथियों ने तो संस्था के वो सदस्य बने, परंतु मैं उसका अध्यक्ष था, तो लोग मुझे इसी नाम से जानने लगे, अशोक क्रेजी, क्रेजी वाला। तो वो मेरे नाम पे क्रेजी पड़ गया। वाह, ये सर बड़ा अलग सा नाम है। भी लिखा करते थे कि जी 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 बताइए तुझे सर। गर गरूर है सिर फिरे तूफान, तुझे गर गरूर है ये सिर फिरे तूफान, तो मुझे भी जिद है दरिया को पार करना है। ये अपना मोटो था, हमने बोला इसी को लेके चलना है। जी। तो दरिया पार की या नहीं की सर? सिर्फ दरिया पार करने की कोशिश है, प्रयास जारी है। कोशिश। बढ़िया सर, कोशिश जारी रखिए। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में तेल होगा वो दिया जलता रहेगा। वाह जी, बढ़िया। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक पूरे देश भर से देख रहे हैं सर। इसमें इस वक्त शो में रजनीकांत शुक्ला जी हैं दिल्ली से, नागबेन स्वयं है उड़ीसा से, राकेश स्वामी जी हैं गुजरात से, विनय रावत जी उत्तराखंड से, ध्रुव नायक जी हैं सैनिक स्कूल से, फरीदा अशोक जी है कश्मीर से, कृष्ण कुमार शर्मा जी दिल्ली से, जगवीर नेगी जी उत्तराखंड से, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं दिल्ली उत्तराखंड से, और कृष्ण कुमार वर्मा जी जो इस शो में भी थे, ऑलराउंडर हमारे, वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को बराबर लाइन में खड़ा करें, दोनों की शक्लों में स्वास्थ्य में अंतर देखें और फिर पढ़ाई की तुलना करें। तो उन्होंने ये बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट भेजा है, और वाकई बहुत अंतर है संसाधनों में, परिस्थितियों में, बैकग्राउंड में, कई तरह की। तो इसलिए तुलना बहुत बेमानी है दोनों स्कूलों के बच्चों में। बिल्कुल सही, हम आपसे सहमत है सर। हमारे साथ आपके एक मित्र हैं मनोहर चमोली, मनु जी, जो रोज हमारे शो में रहते हैं।
जी वो कह रहे हैं आपने उनको कभी एक प्रणाम। क्रेजी संगठन बनाया था, आपने कभी एक क्रेजी संगठन बनाया था, आपको याद दिला दे। जी तो क्रेजी संगठन ने क्या क्या काम किए सर, समाज के लिए, शिक्षा के लिए? सर, कहते हैं क्रेजी फेडरेशन ने, क्रेजी जो फेडरेशन था, क्रेजी फेडरेशन ने सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को उसको मनाते थे। मैं अधिकांश क्या हुआ, एक बार की बात है, जो मैं स्कूल में था, टीचर था, तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने बोला बेटा, क्योंकि अधिकांश लोग क्या करते हैं, सुभाष कहते हैं महात्मा गांधी, नेहरू, 3-4 को ही अधिकांश जानते थे। तो भगत सिंह जी के बारे में, आजाद के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, मैंने सुभाष चंद्र बोस जी का पोस्टर देख के मैंने बोला बेटे ये कौन है, तो बोल रहे पुलिस वाला। तो मैंने, मुझे बड़ा कहते खौफ, तो मैंने यार देश के शहीद, मैंने अपनी सर्वस्व लुटा गए इस देश के लिए, इसकी आजादी के लिए, लोगों को यही पता नहीं कि मैंने ये कौन है। तो एक मन में एक ये भी उत्कंठा हुआ, मैंने, लोग गांधी जी की जयंती मनाते हैं, नेहरू जी की मनाते हैं, तो मैंने उतने धूमधाम से, मैंने विशेषकर सरकार शासन, मैंने भगत सिंह जी को नहीं वो करता है, कहीं ना कहीं ये आगे पे वोट की राजनीति है। तो मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हमने उनकी जीवनी पढ़ी तो उससे काफी प्रभावित हुए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उनके कहते जन्म दिवस पे हमने क्रेजी फेडरेशन का स्थापना करी और कई प्रकार के सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करी। आपको ये जान के सुखद आश्चर्य होगा कि क्रेजी फेडरेशन ने एक समय में लगभग, जब हम 89, 90, 91 के दौर में, ऋषिकेश का सबसे चर्चित एक संगठन हुआ करता था, सामाजिक संगठन। और मैं ये समझता हूँ कि उस समय हम लोगों में इसलिए भी एकता थी कि उस समय हम सब लोग, एक तो युवा थे, और दूसरा कि उस समय चुनाव नहीं हुआ करते थे हमारे यहाँ, नगर पंचायत, नगर पालिका के इन चुनाव से हम दूर थे। मैं ये देखता हूँ कि चुनावों में क्या होता है कि दलगत राजनीति के कारण हमारे आपसी मतभेद, आज आदमी में ठप्पा, मैं कितनी भी अच्छी बात कर रहा हूँ, अगर किसी दल से संबंधित हूँ, तो दूसरा आदमी बोलेगा ये बीजेपी का है, दूसरा बोलेगा कांग्रेस का है, उसकी बात को तवज्जो नहीं देते। एक सामाजिक संगठन था, सामाजिक युवाओं को हमने जोड़ा, युवा शक्ति को, कई प्रकार की खेल कूद करवाई, जिम्नेजियम खोला, एक व्यायामशाला खोली, शाम को फुटबॉल करते थे, फुटबॉल मैच करवाए, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई, श्रीनगर में करवाई, गढ़वाल में करवाई, चंबा, उत्तरकाशी, अलवर, राजस्थान। तो इस क्षेत्र में हमारा काफी, मैंने सामाजिक कार्य किए और अपने संस्कृति को बचाने, कई प्रकार के ये लोक संस्कृति को बचाने, कई लड़कों को, कई बच्चों को एक मंच दिया हमने, जिसमें वो अपने कहते डांस वांस करना, गाने, गीत गाना, ये सभी इस प्रकार की छोटी मोटी एक्टिविटी, बहुत बड़े काम नहीं किए, छोटी मोटी एक्टिविटीज की। परंतु आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस मंच पे उत्तराखंड का कोई ऐसा नामचीन कलाकार नहीं है जो आया ना हो। नरेंद्र सिंह नेगी से लेकर संतोष खेतवाल, मीना राणा, मैंने जो भी गाते हैं, ये किशन महिपाल, ये सब लोग इस मंच पे आए, बड़े बड़े लोग आए। इस प्रकार का एक मंच क्रेजी फेडरेशन अपने उद्देश्य में सफल। जी बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। आपका क्रेजी फेडरेशन का क्रेज हमेशा बरकरार रहे, ये हमारी शुभकामनाएं धन्यवाद आपके सर। पूरे क्रेजी फेडरेशन को। जी और वर्तमान क्रेजी समय में फेडरेशन सर ने, आप, हाँ जी, जी, क्रेजी फेडरेशन ने क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम किया, सरकारी स्कूल के बच्चों को लेके, पाठ्यक्रम को लेके, नवाचार को लेके? नवाचार वगैरह के तो इसके लिए प्रयास रहता है सर, परंतु ये है कि इसी क्रम में मैंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी, 14 बीघा में, ढालवाला मुनिकृति में, और समय समय पे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई, बस एक, क्योंकि सीमित संसाधनों के कारण। मैं इसमें वर्तमान में तो सर मैं आवाज साहित्यिक संस्था से जुड़ा हूँ। अब केजी फेडरेशन के जो नए अध्यक्ष हैं, वो अपनी ओर से मैंने कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में मनीष डिमरी है इसके अध्यक्ष, मैं इस समय आवाज साहित्यिक संस्था से जुड़ा हूँ, उसका अध्यक्ष। जी, तो ये आवाज साहित्यिक संस्था क्या कर रही है सर? सर आवाज साहित्यिक संस्था क्या है कि देश के नामचीन और जो युवा कलाकार हैं, अपने विशेषकर अपने उत्तराखंड के, उन दोनों का एक संगम, एक मंच प्रदान कर रही है, ताकि उसमें आकर के हमारी जो रचनाएं हैं, जो हमारी कृतियां हैं, हम उनको प्रकाशित कर सके। क्योंकि व्यक्तिगत आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी पुस्तक छाप सके। आज सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज पाठक बहुत कम हो रहे हैं। फिर भी मैंने इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आज हमने 8 से 10 मैंने 10 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं आवाज का। और हमारे मंच पे सर कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र धसमान से लेके विद्यासागर नौटियाल से लेके चारू चंद चंदोला और बड़े बड़े काफी लोग कहते हैं इस मंच पे आ चुके हैं। लीलाधर जगुड़ी जी ने हमारी पुस्तक की समीक्षा की थी, ये हमारा सौभाग्य है। बढ़िया सर, बहुत अच्छा। तो आप खुद भी साहित्य रचते हैं सर? किस तरह के साहित्य लेखन में आपकी अभिरुचि है? सर मैं समसामयिक विषयों पर लिखता हूँ। मैं बीच में बद्री विशाल में एक कहते कॉलम लिखता है, जैसे आपने कभी नौवा टाइम्स में कबीर चौरा पढ़ा होगा, 4-6 लाइन का हमेशा आता था। तो उसी प्रकार का मैं कहते एक मैं छक्का लिखता था, मैंने 6 लाइनें बद्री विशाल पे रेगुलर लिखता था एक पन्ने पे।
और वर्तमान समय में मैं ऐसे फ्रीलांस लिखता हूँ, जैसे समसामयिक विषय में, जैसे गंगा पे लिखा है, जैसे बच्चों के लिए लिखा कि मैंने ये देखा विशेष का विज्ञान, ये जो मेरे चीज़ी खाती चिड़िया जो प्रकाशित हुई पुस्तक, इसमें मैंने कहता विज्ञान को, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र हूँ, बायोलॉजी का, जंतु विज्ञान का, तो मैंने आप इसको क्या है, टीचर किस विषय के हैं सर? शिक्षक किस विषय के हैं? मैं साइंस का हूँ सर, साइंस विज्ञान। के विषय। जी 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 जी। जी सर। हाँ बताइए, तो आप मैंने, कुछ कह रहे थे कि आप। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे केंचुआ है सर, तो केंचुआ क्या है, जी हर्मोफ्रोडाइट है, उभयलिंगी है। तो उस बात को हम कैसे, मैंने कविता में उसको कहा कि भाई में वो नर भी है, मादा भी है। इस प्रकार मेंढक है, वो उभयचर है, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। जैसे हाथी और व्हेल पे कविता लिखी है, तो हाथी मैंने थल का सबसे बड़ा जंतु है, जल का सबसे बड़ा जंतु नील व्हेल है। व्हेल, परंतु व्हेल की खासियत क्या होती है, फेफड़ों से सांस लेती है और अंडे बच्चे देती है। इन सब बातों को मैंने कविता में पिरोया है, ताकि बच्चे कविता पढ़ पढ़ के आसानी से क्या होता है, इन बातों को सीख सके। जी, ये बहुत सब शानदार आपने विषय काम मैंने किया है। लिखे हैं सर। तो इस तरह की कुछ कविताएं सर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे शिक्षकों को सुनाएं, जिससे वो भी इस जी तरह जी का साहित्य रचें या उसका इस्तेमाल कर सकें। जी जी। मैं एक कविता सर, क्योंकि सांप है तो सांप पे इसलिए मैं सुनाना चाह रहा हूँ। अधिकांश लोगों की धारणा होती है, जैसे सांप देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े जाते हैं, हम सोचते हैं कि सांप हमें काट देगा, तो हम जनरली क्या करते हैं कि हाथ में डंडा लेकर उसको सीधे मारने की सोचते हैं। जी जबकि, क्योंकि अज्ञानता के कारण, क्योंकि सांप के जो सांप है, प्रत्येक सांप कहते हैं विषैला नहीं होता। कहीं ना कहीं कहते हैं, जो ईश्वर ने जो भी कृति बनाई है, अगर उसके लाभ है तो, अगर उससे हानि है तो लाभ भी है। तो सांप क्या करता है, चूहों को खाता है। ये सब बातें मैंने छोटी सी कविता में लिखी है, जो कक्षा 3-4 से लेकर 7वीं 8वीं तक के कुछ विद्यालयों में चली, अपने व्यक्तिगत प्रयासों के कारण। तो जिसका शीर्षक है जी, सांप, वो कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। खेतों स्वागत है। में जब मच गई भागम भाग, निकला जब बिल से सांप। खेतों में मच गई भागम भाग, निकला जब बिल से सांप। भय से सारे बच्चे चिल्लाए, भय से सारे बच्चे चिल्लाए, मम्मी पापा भी दौड़े आए, मम्मी पापा भी दौड़े आए। तभी पापा ने जैसे ही डंडा उठाया, पापा ने जैसे ही डंडा उठाया, तभी सामने से मुन्ना आया, तभी सामने से मुन्ना आया। पूछा, इसने डसा आपको? पूछा, इसने डसा आपको? नहीं तो क्यों मारते सांप को? जो मारते सांप को? सभी सर्प नहीं होते विषैले, कोबरा करेत वाइपर ही जहरीले। बिना बात इन्हें मारो मत, पहले जानो क्या है सच। बिना बात मत मारो मत, पहले जानो क्या है सच। खेतों में जब यह बिल बनाते, खेतों में जब यह बिल बनाते, फसलों के दुश्मन चूहों को खाते। लाखों टन अनाज बचता है, लाखों टन अनाज है बचता, फिर भी नहीं हमको ये जंचता। सुनकर यह सब हुए हैरान, भागा सांप बचा कर जा। ये कविता थी सर, बहुत सांप। जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में, जैसे दूसरा शीर्षक है, जैसे पानी पे भी एक छोटी कविता लिखी है, ये भी बच्चों के लिए। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए आज कहानी पानी की। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए आज कहानी पानी की, बहुत सुनी तुमने आज तक कथाएं राजा रानी की। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए आज कहानी पानी की, बहुत सुनी तुमने आज तक कथाएं राजा रानी की। तीन अवस्थाएं होती इसकी, तीन अवस्थाएं होती इसकी, ठोस द्रव और गैस। एक भाग भूमि है जग में, 3 भाग में पानी शेष। एक भाग भूमि है जग में, 3 भाग में पानी शेष। बिन पानी है सब जग सुना, बिन पानी होगी सबकी मौत। हमें से बचाओ इसके स्रोत। स्वाद रंग नहीं अपना इसका, स्वाद रंग नहीं अपना इसका, पारदर्शी रूप दिखता है इसका। जल ही जीवन व्यर्थ न बहाओ, प्रदूषण से इसे बचाओ। पानी जो हो जग, पानी जो जग में होगा खत्म, कैसे बचे रहेंगे हम, कैसे बचे रहेंगे सर। धन्यवाद। बढ़िया सर, आपने बहुत बाल मन को ध्यान में रखते हुए बहुत सरल शब्दों में अच्छी तुकबंदी की है, जिससे जी कि जी बच्चे इन कविताओं में रुचि रहे। इस कविता जी। संग्रह का नाम क्या है सर, जो आपने लिखा? ये किसका शीर्षक है या पुस्तक का? ये पुस्तक का संग्रह का नाम क्या है सर? सर इसका नाम है चींची चींची गाती चिड़िया। एक बार जरा मैं आपको फुल स्क्रीन फिर से दिखाइएगा सर। जी, चींची चींची गाती चिड़िया सर। चींची चींची गाती चिड़िया। तो ये चींची चींची चिड़िया गाती हुई कहाँ मिलेगी हमको? ये सुर तो अब ऐसा है कि धना भाव में 1000 पुस्तकें करी थी, परंतु मैं आपको आपके एड्रेस पे जो कुछ पुस्तकें नहीं बची नहीं, मैं आपको मेरा जी सर, मेरा मतलब मेरे खुद से नहीं है, मेरा मतलब मैं सारे हमारे दर्शकों की ओर से बोल रहा हूँ। अगर लेना चाहे
क्योंकि जी बहुत जी सारे शिक्षक लाइव में देखते हैं कि उनको किताब जी चाहिए, तो वो कैसे आपसे संपर्क करें, या सर किसी सर दुकान से हमारे यहाँ मिलेगी पे या खुद छपवा सके? कैलाश गेट मुनि की रीति में एक न्यूज एजेंसी है, सकलानी न्यूज एजेंसी, वो जी, वहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं सर। ऋषिकेश में। जी जी। ये तो ऋषिकेश की बात हो गई, जो बाहर के लोग लेना चाहते हो दूर दराज से, वो कैसे ले तो सकते सर एक्चुअली ऐसा कि इस पुस्तक को मैंने ये छपाया था, इसमें आईएसबीएन नंबर वगैरह नहीं है। अगर आईएसबीएन नंबर पर तो मैं भविष्य में प्रयास करूंगा कि इसको अमेजन वगैरह में भी बिक्री कर हैं? सकूं। हाँ, जी जी, जी ये ज्यादा जी अच्छा विकल्प है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कविताओं जी को बच्चों तक पहुंचा सके। जी जी जी। हाँ जी। तो और कुछ कविताएं इसमें सर विषय को लेके किन किन विषयों पर आपने लिखी हैं? साइंस के अलावा भी किसी विषय पर लिखी? ये सर मैं स्पेशली जैसे मैंने कहते मैं विज्ञान लिखी है, जैसे लड़की पे लिखी है कविता, लड़की वाली सुना दूं आपको। जी जी जी। जी, शीर्षक है लड़की। बेटी बेटी। लड़की बेटी। लड़की लड़का ईश्वर का वरदान, लड़की लड़का ईश्वर का वरदान, मानो इनको एक समान। लड़की लड़का ईश्वर का वरदान, मानो इनको एक समान। लड़की को भी दो पूरा सम्मान। है कौन सा ऐसा काम जिसमें ना हो लड़की का नाम। है कौन सा ऐसा काम जिसमें ना हो लड़की का नाम। एवरेस्ट में चढ़ गई लड़की, अंतरिक्ष में भी पहुंची लड़की। एवरेस्ट में भी चढ़ी लड़की, अंतरिक्ष में भी पहुंची लड़की। पुलिस में लड़की, फौज में लड़की, डॉक्टर लड़की, टीचर लड़की। ममता का प्रतीक है लड़की, शक्ति का प्रतीक है लड़की। कहाँ लड़कों से कम है लड़की। ये सर। धन्यवाद सर। सुंदर, बहुत अच्छा। और सरल भाषा है लेकिन अच्छा है, बहुत सुंदर। जी जी। एक्चुअली सर ये मेरा करता है अपना एक एक मेरी एक सोच है कि जो अधिकांश लोग क्या करते हैं, हिंदी का जो आज अहित करा उन लोगों ने करा जो अपने को बहुत ही मैंने गूढ़ भाषा में जो हिंदी बोलते बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल हैं। ठीक। मैं प्रेमचंद जी को अपना आदर्श मानता हूँ, जो कहानीकार है प्रेमचंद जी, गोपाल दास नीरज, इन सबको जो सरल भाषाओं में जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। कबीरदास जी को, किसी ने तो कबीरदास जी के दोहे आज तक प्रासंगिक है। 700 वर्ष पूर्व आज उनका कहते हैं वो उनका जन्म हुआ था, आज भी उनकी बातें समसामयिक हैं। आखिर क्यों? और लोग बड़े बड़े, मैं उनको नहीं मानता जो कहते बड़ी घुमा फिरा के जिन जटिल भाषा को आम आदमी के लिए आप बोलना चाह रहे, जिन लोगों को आप बोलना चाह रहे हैं उनके समझ में नहीं आती, तो उस साहित्य के रचने का क्या फायदा। सही बात है। जी, ऐसा ना, जो विद्वान है, विद्वान तो जटिल समझ जाएगा, परंतु आम आदमी जिनको आप समझाना चाह रहे हो उसको नहीं लिख पा रहे तो बेकार है। बिल्कुल। ये आपने कविता। जन स्वरूप जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं सर, एक नहीं, जोशी सर भगवान कुछ जी कुछ पूछना चाहते थे, भगवान जी कुछ जी पूछना चाहते थे, लेकिन उससे पहले जी कह दूं कि आप जो कह रहे हैं सरलता की बात, आज हिंदी कविता के पटल पर विश्वास जो है वो बहुत सुने जाते हैं और बहुत जी सराहे जाते हैं। उन्होंने जी इसीलिए कहा कि हिंदी के जो मुख्य धारा के कवि है ना, मुख्य धारा जिसको सोचते हैं अपने आप को, जो बड़े बड़े गूढ़ शब्द कहने वाले जी 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 मुख्य धारा, उन्होंने कहा यह क्या करता है कुमार विश्वास, लेकिन कुमार विश्वास ट्रिलियन यूज करते हैं, ट्रिलियन, जी क्योंकि सरल और हिंदी ऐसी है जो दिल को भाती है। तो वही बात आपकी बात जी है, हिंदी को हिंदी वालों ने नुकसान पहुंचाया। जी 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 हिंदी कर, इसीलिए प्रेमचंद प्रासंगिक हैं, इसीलिए कबीर प्रासंगिक हैं, इसीलिए रहीम जी प्रासंगिक जी हैं। जितने पुराने कवि थे हमारे, है ना, जी सब प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा जो दिल की बात थी। अब चींटी को देखा, जी वह जी सरल निरल काली देखा। ठीक है, जी छायावाद के स्वतंत्र पंथ थे, लेकिन वो कितनी जी सरल बातों में कह गए अपनी बात को, वो वो प्रशंसा के लायक होता। वही बात आपने चीची चीची चिड़िया वो गाती में कहा है, और यही मेरे को लगता है कि बच्चों के स्तर पे यही प्रयास अब आजकल वांछनीय है। बहुगुणा जी कुछ जी। अशोक भाई, वो आप लोग प्रबोध उनियाल के साथ में मिलकर के एक पत्रिका निकालते थे, बच्चों की दुनिया था ना शायद उसका नाम? बच्चों का नजरिया। हाँ, बच्चों का नजरिया। जी अब तो शायद नहीं निकल रही ना आजकल वो। हाँ सर, वो कुछ आर्थिक संसाधन के कारण क्या होता है बंद हो गई है बीच में। जी मेरे ख्याल है बच्चों की लगभग सारी पत्रिकाएं बंद हो गई हैं आजकल। हाँ, अधिकांश एक नैनीताल वो वहाँ से वो निकाल कहते हैं, अल्मोड़ा से उदय किरोड़ा जी का प्रयास जारी है, बाल प्रहरी। हाँ, बस उनका बाकी है। तो जी जी बच्चों के नजरिए को दोबारा से आप निकालने की सोच रहे हैं कि आप लोग? सर, क्या सोच तो रहे हैं, अगर कहते हैं ईश्वर ने चाहा ठीक ठाक रहा माहौल तो एक बार फिर पुनः प्रयास करेंगे। जी बहुत
एक बहुत अच्छा जी सर, आपको जितना हम सुन रहे हैं आपके नए नए पक्ष निकल के आ रहे हैं। बच्चों का नजरिया कुछ अंक मेरे सामने भी आए थे, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है आपका, आपके मुंह से सुन के, बहुगुणा जी के मुंह से सुन जी के। जी तो बहुत जी अच्छा प्रयास था वो। उदय किरोला जी अभी लगातार बाल प्रहरी के नाम से बच्चों की रचनाओं को छाप रहे हैं। जी लेकिन आज के दौर में जब पढ़ने और पढ़ाने का संकट गहराता जा रहा है, खासकर पढ़ने का संकट, और बड़े तो बड़े, जी बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि ये मोबाइल, इंटरनेट और ये सब चीजों से जो है इतनी व्यस्तता हो गई है कि पढ़ने में न समय है न रुचि है। तो आपको क्या लगता है सर कि बच्चों में फिर से पढ़ाई के प्रति, या अगर हम सिलेबस को हटा के बात करें, बाल साहित्य को जी लेके या फिर कहानियों कविताओं आदि को लेके बच्चों में कैसे हम पढ़ने के संस्कार डालें, कैसे हम उनकी आदत डालें, भले वो अखबार पढ़ें या कुछ भी पढ़े लेकिन एक दो घंटा पढ़े कुछ एडिशनल, कैसे ये होगा सर? सर, ये इसके लिए तो घर का भी माहौल होता है और एक विद्यालय के भी बच्चे, क्योंकि सबसे पहले तो चित्रों से बड़े प्रभावित होते हैं। तो पुस्तकें हमने जी अब देखा, मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ। मैं ये देखा कि जी उसमें लिखा रहता है, जैसे किताब में लिखा कि इस चित्र को देखो, जैसे पुष्प के जननांग, या जैसे क्या था उसने दिखा कि अमीबा का साइकिल, मैंने वो जीवन जी चक्र। तो उसमें कहते ये नहीं दिखाई देता कि अमीबा है कहाँ। तो जी इस टाइप की अगर पुस्तकें, अगर चित्र चित्र ज्यादा हो, जैसे छोटे बच्चों की पुस्तकें आपने देखी कि रंगीन रंगीन हो, तो उसको एक सबसे पहले तो किसी को एक आकर्षण के लिए अपने बच्चों को रंग के प्रति आकर्षित होते हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चे के बचपन से, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कक्षा 5 से अखबार रेगुलर पढ़ता हूँ। अभी लॉकडाउन में कुछ दिन छूटा मेरा, परंतु मैं रेगुलर अखबार तब से पढ़ता हूँ जब मैं छोटा था, कक्षा 5 से रेगुलर। मैंने 25 पैसे का अखबार भी खरीदा जब हिंदुस्तान 25 पैसे का आता था। तो बच्चों के अंदर ये आदत डाली जाए, लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। अब दिक्कत क्या होता है, कई बार क्या होता है, ऊपर शासन से थोप दी जाती हैं ऐसी ऐसी किताबें, विशेषकर विद्यालय की बात कर रहे हैं, कि जिनका कोई औचित्य नहीं। तो अच्छी अच्छी कविताएं हो। अब मैं ये भी एक बात कहना चाहूंगा कि आज कविताएं, जो अतुकांत कविताएं, आज तक लोगों को वो तुकांत कविताएं याद हैं, जैसे कि हटकर बैठा चांद एक दिन, या जो निकल कर बादलों की गोद से, या यदि होता मैं किन्नर नरेश, आखिर क्यों। और आज इतनी कविताएं, आप किसी बच्चे को पूछ लो कि वो कविता नहीं गा पाता, क्योंकि उसमें लय छंद का होना अति आवश्यक है। मैं अतुकांत कविताओं का, मैंने ज्यादा मैं उनका प्रशंसक नहीं। अतुकांत कविताएं एक लेवल पे हम जैसे आदमी समझ सकते हैं, तो बच्चा नहीं समझ सकता। बच्चे के लिए छंद और लय का होना जरूरी है। ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं नहीं, हम भी आपसे सहमत हैं सर, हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं। और हम भी बच्चों के साथ पिछले 25 साल से 30 साल से लगातार जुड़ करके काम कर रहे हैं, उनके जी लिए शिक्षा में, रंगमंच में, साहित्य में। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चों इस तरह की आकर्षक चीजें उनके लिए होनी चाहिए, तब वो पढ़ने पढ़ाने के लिए आकर्षित होंगे। दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां आई है सर। एक आपके मित्र हैं विनय रावत जी, वो कह रहे हैं कि अशोक क्रेजी सर से क्रेजी फेडरेशन की स्थापना के बारे में जानकारी शेयर करवाने हेतु आग्रह कीजिएगा। आपके द्वारा प्रतिवर्ष श्री पूर्णानंद इंटर कॉलेज मुनिकी रेती के मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर मेला भी आयोजित किया जाता है। रावत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप शायद देर से हमसे जुड़े हैं, इस बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बताया। आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे पीछे जाके तो आप देख पाएंगे। धन्यवाद आपका हमें टिप्पणी देने के लिए। और एक बड़ा, बहुड़ा जी, आपके लिए एक बड़ा रोचक प्रस्ताव आया है। जी क्या ये आप स्क्रीन पर पढ़िए। क्या है जरा बताइए, तो कहाँ पे है? मनोज कुमार सिंघल साहब पूछ रहे हैं, मुकेश जी आज गाना गाएंगे, गाने होंगे? अरे मनोज कुमार भाई कहाँ है मुझे? नहीं नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता, सॉरी। हाँ तो दरअसल अशोक मनोज भाई को जानते हैं, मनोज अशोक भाई जब किसी एक उसमें दूसरा कवि पक्ष सम्मेलन खोल हुआ दिया। करते थे, तो एक दो बार मैं आ जाता था, एक दो बार मैं भी इनके कवि सम्मेलनों में गया हूँ। कविता पढ़ लेता हूँ कभी कभार, लेकिन गाना नहीं गा सकता। हाँ, मैं इनको एक और बार बताना चाहूंगा सर, हमारे जो दर्शक है मनोज कुमार सिंघल जी, क्योंकि कल का शो शायद इन्होंने देखा होगा, तो कल का शो गीत संगीत से भरपूर था। तो मनोज सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे शो का नाम द टीचर शो है। इसमें जो टीचर जिस विधा का माहिर है, उस विधा पर उनकी बातें निकलवाते हैं। कल के जो हमारे अतिथि थे वो बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, तो इसलिए कल का शो में उन चीजों का बहुलता ज्यादा थी। आज के जो हमारे अतिथि हैं वो थोड़ा सा दूसरे विधा के हैं, वो बाल साहित्य, कविताएं और विज्ञान के क्षेत्र से हैं, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र से हैं। तो सारे लोगों से एक ही काम हम नहीं करवा सकते, और शो में विविधता लाने के लिए हम अलग अलग तरह के शिक्षकों को, अलग अलग स्तर के, अलग अलग अनुभव के, अलग अलग आयु वर्ग के शिक्षकों को, अलग अलग राज्य के शिक्षकों को अलग अलग दिन लेके आते हैं, ताकि मोनोटोनी न रहे, एक रास्ता न रहे।
एक रूपता न रहे कार्यक्रम में, रुचि बनी रहे लोगों की। तो आपने बहुगुणा जी और क्रेजी सर को गाने के लिए कहा, बहुगुणा जी तो हाथ खड़े कर दिया उन्होंने, लेकिन क्रेजी सर अगर चाहेंगे तो गा देंगे आपका सर मैं कविता कविता मेरी जो एक नई पुस्तक छप रही है, खामोश जल रहा हूँ, उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रख सकता हूँ। जी जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। इसका शीर्षक है सर, खामोश जल रहा हूँ। नादान हूँ पर सब जानता हूँ, नादान हूँ पर सब जानता हूँ, इंसान बना रहूं बस यह चाहता हूँ। रास्ता कठिन है असंभव नहीं है, रास्ता कठिन है असंभव नहीं है, परिणाम से अनजान चल रहा हूँ। हर ओर दिखता घोर अंधकार है, हर ओर दिखता घोर अंधकार है, तुमको हरने का प्रयास कर रहा हूँ। सूरज की तरह तो चमकना कठिन है, दिए की तरह खामोश जल रहा हूँ। सन्नाटा सा छाया है इस गाँव में, सन्नाटा सा छाया है इस गाँव में, कविता से संघर्ष की बात कर रहा हूँ। रहता हूँ गूंगे बहरों की बस्ती में, रहता हूँ गूंगे बहरों की बस्ती में, क्रांति का फिर भी गीत गा रहा हूँ, क्रांति का फिर भी गीत गा रहा हूँ। धारा के विपरीत चलना कठिन है, धारा के विपरीत चलना कठिन है, जानते हुए भी बस चल रहा हूँ। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। श्री कृष्ण ने दिया था जो अर्जुन को उपदेश, श्री कृष्ण ने दिया था जो अर्जुन को उपदेश, उस गीता के ज्ञान पर मैं चल रहा हूँ। परिणाम की चाह नहीं है मुझे भी, परिणाम की चाह नहीं है मुझे भी, बस कर्म कर रहा हूँ, बस कर्म कर रहा हूँ। सूरज की तरह तो चमकना कठिन है, दिए की तरह खामोश जल रहा हूँ, दिए की तरह खामोश जल रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सूरज की तरह चमकना तो कठिन है, दिए की तरह खामोश चल रहा हूँ। आपने एक शिक्षक की जो भावनाएं होती हैं उनको सामने रख दिया है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे रूपक का इस्तेमाल आपने किया सर, क्योंकि बहुत सारे दियों को मिला करके ही सूरज बना है और बहुत सारी बूंदों को मिला करके ही सागर बना है जी। तो ये आपका एक दूसरा पक्ष था जो आपने गा के भी सुनाया, और ये एक अलग तरह का गायन था जो सामान्यतः हम जो सामान्य किस्म के कवि होते हैं वो इस तरह से नहीं गा पाते हैं जिस तरह से आपने गाया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर, और जो आपने मंच प्रदान किया मुकेश भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश जी का बहुत बहुत, आपके भी दर्शन हुए, श्री महानुभाव के एक ही पटल पर दर्शन हो गए। मैं बहुत ये मंच आप ही का है सर, ये मंच आप ही का है, शिक्षकों का ही मंच है, शिक्षकों के द्वारा और शिक्षकों के लिए है। जी जी। तो हमारे एक और नियमित दर्शक हैं और खुद भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, मोहन चौहान जी, वो बहुत महत्वपूर्ण एक टिप्पणी भेज रहे हैं। वो कहते हैं कि असल में हम बड़े ही नहीं पढ़ते तो बच्चों के ऊपर पढ़ने की प्रवृत्ति कैसे आएगी। जी, वो बहुत सटीक टिप्पणी की है सर उन्होंने, क्योंकि दुर्भाग्य इस बात का है, आज मैं देख रहा हूँ हमारे भी कई साथी हैं जो लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो पढ़ते नहीं है। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। ने तो आधा हमारा ज्ञान वैसे खत्म कर दिया सर। ये तो अपने आप में विश्वविद्यालय की उपाधि पा गए सर आजकल, फेसबुक और व्हाट्सएप, और ऐसी ऐसी डिग्रियां बांट रहे हैं कि पूछिए मत। जी जी। तो आपका जो दूसरा कविता संग्रह है सर, ये तो आपने बताया चू चू करती आई चिड़िया, जी दूसरा जो कविता संग्रह है उसका क्या नाम है सर? सर उसका है मम्मी जी की बिंदी गोल। अरे वाह, मम्मी जी की बिंदी गोल। हाँ, ये कक्षा 1-2 बस, इतने छोटे बच्चों के लिए लिखी सर। वाह,
तो इसको थोड़ा मैं आपको दिखाइएगा सर, या फिर से दिखाइएगा एक बार। जी। तो ये किसने प्रकाशित करवाई सर ये सर मेरी हमारी जो साहित्यिक संस्था है आवाज, उसी के नाम पे हम प्रकाशित करते हैं। ये मेरा भी ये व्यक्तिगत संग्रह है ये भी सर, ये अच्छा अपने अच्छा, व्यक्तिगत प्रयासों से प्रकाशित हुआ। बढ़िया। तो इसमें से कुछ रचनाएं सर हम चाहेंगे कि आप जरूर पढ़िएगा। हाँ, इसमें इसकी भी मैं एक दो रचनाएं, क्योंकि ये बेसिकली मैंने एकदम छोटे बच्चों के लिए लिखी है, जो एक दो के कक्षा एक में ये समझो, ठीक है सर, नहीं, जो इस शो केजी का इंग्लिश स्कूल में। जी सर इस शो को प्राइमरी के भी बहुत सारे टीचर्स देखते हैं, तो ये जी जी उनके जरूर काम आएगा। जी। ये पे आपको जान के अच्छा लगेगा कि यहाँ पे लगभग 12 स्कूलों में मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से 12 स्कूल के ये कक्षा एक केजी के बच्चों ने पढ़ी है। ये अपने बढ़िया व्यक्तिगत बढ़िया, प्रयासों से मैंने प्रयास किया था। बहुत अच्छा सर। ये इसकी हाँ छोटी छोटी कविताएं मैं आपको पढ़ता हूँ, 4 लाइनें की हैं। इस एक शीर्षक है मछली। अगर पेड़ पर मछली रहती और पानी पर साइकिल चलती, अगर पेड़ पर मछली रहती और पानी पर साइकिल चलती, हमारे भी होते पर उड़ते हम भी इधर उधर, काश अगर ऐसा हो जाता, सच में कितना मजा आ जाता। एक कविता ये थी। एक है गिनती, बच्चों के लिए गिनती कैसे सीखेंगे। बच्चों शोर मत मचाओ, मेरे संग संग गिनती गाओ। बच्चों शोर मत मचाओ, मेरे संग संग गिनती गाओ। बोलो 1 2 3, दंत मंजन करना हर दिन। बोलो 1 2 3, दंत मंजन करना हर दिन। 4 5 6 7, मानो अपने बड़ों की बात। 8 9 और 10, आज के लिए इतना ही बस। इस प्रकार की ये छोटी छोटी कविताएं लिखी सर। एक है जैसे नानी की बात। चिड़िया रहती पेड़ पर, मछली रहती पानी में। बच्चों को ये पता चले, चिड़िया रहती पेड़ पर, मछली रहती पानी में, सांप रहता बिल के अंदर, यह बात बताई नानी ने। सर इसी तरह एक सेब है। आ से अमरूद आ से आम, आ से अमरूद आ से आम, खाओ ताजे ताजे आम। एक सेब जो खाए रोज, पास न फटती कोई रोज। इस प्रकार की कविताएं सर। जी वाह, बहुत बढ़िया सर। मैं धन्यवाद जी एक छोटी सी बात इन कविता संग्रह इनके बारे में कहना चाहूंगा। जी ये बहुत ही आपने सरल लिखा है, बहुत सरल लिखा है, लेकिन जी जी। सबसे कठिन होता है सरल लिखना। ये बहुत किसी बड़ी बात है बात सर। को सरल सहज रूप में लिख देना सबसे कठिन काम है सर। कठिन लिखना जी जी बहुत सरल है। हाँ किसी जी हाँ बात को कठिन तरीके से लिखना सरल है, लेकिन किसी कठिन विषय को सरल तरीके से लिखना बहुत मुश्किल है। जी। तो आपने बहुत धन्यवाद मुश्किल काम किया है। और जी ये बहुत छोटी छोटी 2 2 3 3 4 4 लाइनें जो बच्चों को एकदम से याद हो जाए, उनको अपील करें, उनके जी मन में वो शब्द बैठ जाए। ये आपने, जी और ये मुझे लगता है कि जो आपकी कविता है ये प्राइमरी के साथ साथ प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो हमारे जी जी नर्सरी एलकेजी या आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, जी जी। उनके लिए बहुत जरूरी है सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था सर कि कैसे आप लिख लेते हैं ये, मतलब क्या, क्योंकि आप तो बहुत बड़े हैं, तो बच्चों के स्तर पर उतरने के लिए क्या सोचते हैं, किस मनस्थिति में जाकर लिखते हैं, ये थोड़ा बताइए। सर मैं यह सरकारी टीचर होने से पहले मैं कहते हैं जनार्दन जूनियर हाई स्कूल था एक मुनि की रेती का, जो वर्तमान जी में पूर्ण पब्लिक स्कूल के रूप में परिवर्तित हो गया है। वहाँ पे मैं हेडमास्टर था। तो वो स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक था। तो मैं बच्चों के मैं ये सोचता था कि यार बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें हैं, सरलता से मैं बाल मन ये तो सोचना ही पड़ता है कि बच्चा बन के खुद सोचना पड़ता है कि बच्चे किस प्रकार इसको सीखेंगे, बच्चों के मन में क्या क्या भावना होती है। बच्चों के बीच में रह करके ही मैंने बच्चों की बातें पता चल सकती है सर, क्योंकि मैं बेसिक स्कूल में भी टीचर रहा हूँ। मैं मेरी फर्स्ट पोस्टिंग नैनी डांडा पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। तो 2 साल में वहाँ पे बच्चों के बीच में रहा, फिर बाद में मैं जूनियर में आ गया, अभी बच्चों के बीच में हूँ। तो बच्चों की भावनाओं से अवगत होते थे, इसलिए मैंने बच्चों के बीच में रहता हूँ। तो बच्चों की मैं भावनाएं पढ़ करके मुझे ये याद हो जाता है कि बच्चे क्या चाहते हैं। ये सब बात है। फिर बचपन से ही मुझे कहते हैं नंदन, चन्दा मामा, लोट पोट ये पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तो कई किताबें बंद हो चुकी हैं सर। ये बिल्कुल बचपन बिल्कुल। के संस्कार हैं कुछ। हाँ, महेंद्र ध्यानी जी एक हमारे बहुत वरिष्ठ शिक्षक हैं, शो में आए भी थे। वो लिखते हैं कि बच्चों के लिए लिखते समय बच्चा बनना जरूरी है, जी अतः जी बच्चों के लिए लिखना कठिन होता है। साधुवाद। जी 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 तो वाकई सर, बस ध्यानी सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बच्चों के लिए लिखना सबसे कठिन काम है।
क्योंकि हम बड़ों को जो है उनके मानसिक स्तर पर जाके सोचना होता है, और ये आसान काम नहीं है। हजारों लाखों शिक्षक हैं इस देश में, लेकिन बहुत कम शिक्षक हैं जो उनके स्तर पर जाके सोच पाते हैं या उनके स्तर पर जाके लिख पाते हैं, क्योंकि हम अपने नजरिए से देखते हैं दुनिया, बच्चों के नजरिए से जी नहीं देखते। जी और जो शिक्षक बच्चों के नजरिए से देखते हैं वही ये इस तरह की रचनाएं कर पाते हैं, वही बच्चों में लोकप्रिय हो पाते हैं। तो आप वाकई क्रेजी हैं सर। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। तो आप सर इसके अलावा पत्रकारिता में भी बहुत सक्रिय रहे हैं, और पत्रकारिता में मैं भी सर कुछ समय पत्रकार के रूप में मैंने भी काम किया, बाकायदा नौकरी की पत्रकार के रूप में। तो बड़े रोचक अनुभव होते हैं, बड़े विचित्र विचित्र लोगों से मिलने का अवसर मिलता है पत्रकारिता में। जी तो आपको भी कई ऐसे अनुभव हुए होंगे? हाँ, कई अनुभव होते हैं सर। कहते पत्रकारिता में एक ऐसा आकर्षण है, ऐसा ग्लैमर है कि जैसे पत्रकार, विशेषकर आज के पत्रकार तो ये सोचते हैं कि अगर पत्रकार बन गया तो वो ये ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये खुदा की तीसरी टांग जैसे बोलते हैं, मैंने इतना कोई ऐसा सोचते हैं कि मैं आम आदमी से बहुत ऊपर है। पत्रकारिता आज जो पीठ पत्रकारिता है, अधिकांश लोगों को तो ये भी पता होगा कि प्रथम हिंदी पत्र समाचार पत्र क्यों है। ऐसे दुर्भाग्य ये है कि कुछ पत्रकारों ने आज मैंने पत्रकारिता का जो एक मिशन, पहले शिक्षा और पत्रकारिता, चिकित्सा, ये सब एक मिशन के रूप में थे, परंतु आज दुर्भाग्य कि ये सब कुछ मैंने आज अर्थोपार्जन के ही मुख्य उद्देश्य रह गया है। तो मैं अनुभव तो कई अनुभव रहते हैं सर। कई लोग ये पत्रकारों से, मैं जब पत्रकार था तो कई जो प्रशासनिक अधिकारी भी थे उनका देखने का नजरिया कुछ और होता है, जब एक सामान्य आदमी है उसको देखने का नजरिया कुछ होता है, परंतु प्रशासनिक में भी होते हैं जो उस टाइप के होते हैं। मैंने कहीं ना कहीं उन पे कमियां होती, परंतु मैंने ये उस समय देखा, उस समय पत्रकारिता में कुछ पैसा नहीं था, मिशन के रूप में था। तो मैंने बोला पत्रकारिता से दाल रोटी चल नहीं सकती, क्योंकि दाएं बाएं करना अपना जमीर गवाही नहीं देता था। इसलिए मैंने सोचा शिक्षक बन जाता हूँ, 2 पैसे यहीं से आराम से कमा, 2 जून की रोटी मिली जाएगी, तो शिक्षक बन गया। सर 2 जून के बाद तो आज 3 सितंबर की रोटी भी आपको मिलने वाली है जी। 2 जून के बाद तो जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, आज 3 सितंबर है, आज 3 सितंबर की भी रोटी आपको मिलेगी। भगोड़ा जी कुछ पूछ रहे हैं? जी जी। अशोक भाई, अगर आपको दोबारा जन्म मिले और आपके पास ऑप्शन हो कि आपको पत्रकार बनना है और शिक्षक बनना है, भगवान आपसे ये पूछे तो आप क्या बनेंगे, बताइए। सर मैं कहते हैं मैंने इस पेशे में बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस पेशे से मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ जी। जो आज पत्रकार नहीं कर पा रहे, उस काम को मैं कर सकता हूँ। जब कोई मेरा पढ़ा हुआ कोई बच्चा मुझे कभी मिलता है और मेरे दिए हुए संस्कार हो, मेरे सामने बोलता है बड़े अदब से, और समाज में भले उसकी स्थिति कैसी हो, परंतु अगर मेरे सामने ठीक ठाक आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कम से कम जो मेरे संस्कार दिए हैं, जो मैंने इसको कहा है, इसको याद है। और बच्चे मुझे कभी मिलते हैं, क्योंकि लोकल हैं कई बच्चे, कई बड़ी खुशी होती है। कई पुराना बच्चा, अभी जैसे एक मेरा बच्चा, मैं बिलकोट नैनी डांडा में था, तो एक दिन उसे फेसबुक में मिला, तो फेसबुक से उसने छोटी छोटी बातें मुझसे शेयर की। आज वो इसमें वर्तमान में शायद गौचर की तरफ कहीं डिग्री कॉलेज, गौचर है, गोपेश्वर है, वहाँ पे HOD है वो इंग्लिश का। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इतने बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिग्री कॉलेज में। तो इस प्रकार के और कई बच्चे हैं, वो जब वो मुझे मिलते हैं या बोलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सोचता हूँ कि मैं शिक्षक बन के मैंने बहुत बड़ा काम किया। मेरे पुनर्जन्म का अगर पुनर्जन्म होता है, किसी जन्म के मेरे पुण्य रहेगा, मैं शिक्षक बन के बहुत खुश हूँ। भविष्य में बार बार शिक्षक बनना चाहूँगा। और कौन से दूसरी तरफ आप बात करिए। नहीं, आप पूछिए, आप सिलसिला जारी रखिए। आप पूछिए। मैं ये पूछना चाहता था कि आपकी फिल्मों में रुचि है? सर फिल्मों में भी रुचि है। आपको बता दूं कि एक जी हाँ बताइए। एक गढ़वाली फिल्म हमारे गांव के, मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी का रहने वाला हूँ, आमड़ी का, वहाँ पे कपड़ों लोग हैं, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी छाली माया, परंतु दुर्भाग्यवश उसका एक बार देखा था मैंने, परंतु वो डब्बे में बंद हो गई है। उसमें भी मैंने छोटा सा किरदार निभाया था एक भाई का। रंगमंच में भी मेरी कहते हैं अभिरुचि रही सर। मैं CCRT की 3-4 ट्रेनिंगों में जा चुका हूँ। रियली? अच्छा, मेरे को आपको देखे कि याद नहीं है कब आया आपकी। सर मैं गुवाहाटी गया, गुवाहाटी में 2014 में गया सर, फिर उसके बाद में उदयपुर गया सर, फिर 2 बाद में हैदराबाद भी गया। दिल्ली नहीं आया? मैंने ओरिएंटेशन कोर्स किया था 20 दिनों का।
ओके, तो फिर मेरी मुलाकात हुई होगी आपसे, बिकॉज गुवाहाटी में तो आता था मैं। आप गुवाहाटी गुवाहाटी में सर उस समय वो उड़ीसा के संदीप शर्मा जी थे वहाँ पे मेन। वो अभी भी है, अभी भी, अब वो दिल्ली आ गए हैं शायद, अच्छा लेकिन अभी हैं, वो दिल्ली में है। जी। प्रेजेंटेशन और कोर्स आप हैदराबाद में आपकी वो मैडम थी, क्या हाँ, मैडम है, मित्रा क्या? डॉक्टर लिपिका मैत्रा, हाँ हाँ जी, हाँ जी। लिपिका मैत्रा, हाँ। और अच्छा, वहाँ आप तो सर थे, कई सर थे वहाँ पे, अच्छा, तो उदयपुर में। आपकी फिल्मों में यदि रुचि है, रंगमंच में रुचि, तो कौन सी फिल्म ने है जो आपको प्रभावित किया, बाल फिल्म या वैसी फिल्म सर बाल जिसने फिल्म तो आपको वैसे प्रभावित? बाल फिल्म तो बनती इस देश में कम है। जैसे कम है। फिर भी जैसे तारे जमी पे है, कुछ हाँ। देशभक्ति की फिल्में है, शहीद फिल्म जैसे भगत सिंह की, वो बहुत हम्म, मैंने रोमांचित होती थी उसमें। जब उनको जो यातनाएं दी जाती थी तो रोंगटे खड़े रहते थे, और आंखों से आंसू निकल जाते थे कि इस देश की खातिर इन्होंने कितना जुल्म सहा, और आज देश की क्या हालत हो गई। तो हम्म, देशभक्ति की फिल्में भी काफी मैंने प्रभावित करती हैं। मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ कि आप एक बाल मन को समझने वाले हैं, तो उसका उसका मन क्या है, इस जी संबंध में मैं जानना चाहता था। हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी बहुत पहले जब हम स्कूल में थे, क्रेजी बॉयज। तो कल जब आपका इंट्रोडक्शन भटजी कर रहे थे, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया मन में कि क्रेजी बॉयज यदि फिल्म बनी थी, तो क्रेजी जो अशोक जी हैं वो कैसे रहे होंगे, क्या उनके साथ वैसा कोई ग्रुप रहा होगा क्रेजी, क्योंकि उसमें 3-4 लड़के थे क्रेजी बॉयज, और बड़ी सीरीज वो बड़ी फेमस हुई थी, क्रेजी बॉयज सीरीज। जी। तो वो मैं भी आपकी क्रेजी के तरह धूमपान करते थे, खूब काम करते थे, सोसाइटी के लिए अच्छे काम करते थे, तो वो क्रेजी काम करते थे। और जो काम आप करते करते आपने छोड़ दिए, जैसे आपने कहा आपने क्रेजी मंडल बनाया और अब छोड़ दिया, वो अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि अच्छा जो काम हम करते हैं वो एक जम जाता है, लेकिन हम सोचते हैं हमारी उम्र हो गई तो आगे पास ऑन कर देते हैं, लेकिन वो उस शिद्दत के साथ नहीं हो पाता जिस शिद्दत के साथ वो शुरू किया गया। अब जी आपने जी कहा बहुत अच्छा कि आपके जो जूनियर हैं उस काम को संभाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए अच्छी बात है कि एक संस्था जो आपने बनाई थी क्रेजी के नाम से, वो अच्छा काम कर रही है, स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग विद द गुड वर्क। क्योंकि जी नॉर्मली हमारे देश में हुआ ऐसा ही, कई चीजें हमने शुरू की अच्छी अच्छी, लेकिन समांतर में वो चीजें खत्म हो गई। जी जैसा रजनीकांत जी शुक्ल जी कह रहे हैं कि आजकल क्या होता है, आजकल जो पत्र बांचता है ना, जो अखबार पत्र भेजता है, जो जी घर पर देने अखबार देने आता है, वो भी अपने को पत्रकार समझता है। जी जी सही बात। हिंदू हिंदू एक अखबार है, उसमें बहुत पहले मैंने डिक्शन पढ़ी थी कि पत्रकार लोग खतरनाक क्यों होते हैं। जी पत्रकार लोग खतर वो कहते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं दे स्टिच देयर मिस्टेक्स, राइट, जी lawyers hang their mistakes, engineers build their mistakes, and journalists print their mistakes। वो अपनी आजकल टीवी के जर्नलिस्ट कितना वो टीआरपी या मतलब ये एक एक्टर की फिल्म एक सुसाइड को लेके हमने इस देश में ऐसा रौला बौला मचा दिया है कि मतलब जी जी जैसे उसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पूरे। जी जी। हाँ, ये जो दुर्भाग्य सर। हाँ दुर्भाग्य, जो बच्चे आजकल देख रहे हैं घर में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, यही देख रहे हैं यार क्या हुआ क्या हुआ, उसको कैसे डिच किया, उसको किया डिच किया कि नहीं किया, सीबीआई इंक्वायरी थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, ये मारा। मतलब ये क्या चीज है यार, बड़ा सर मैं निकृष्ट जो मतलब टीवी पत्रकारिता और बहुत अंतर है, लेकिन पत्रकार लोगों को अपनी जो जो उनके कंधे पे दायित्व है उसको समझना पड़ेगा, मुझे लगता है। जी जी हम्म। लेकिन दुर्भाग्य अच्छा सर, किया। आप ठीक बोल रहे हैं। आज क्या है, ये देखते हैं नेगेटिविटी, मैंने जो नकारात्मक जो है सोच है या कोई गतिविधि है उसको ज्यादा टीवी वाले दिखाते हैं। बीच में उन्होंने दाऊद को ऐसा हाइप कर दिया था कई चीज पे। हाँ एक दिन मैं पुरानी बात बताता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले वो दाऊद को सुनते कि दाऊद पकड़ा नहीं गया ये सो, वो देख के रोज उसके बारे में आता है। तो मेरा लड़का, छोटा लड़का बोल रहा है कि मैं भी बड़ा होकर दाऊद टाइप का बनूंगा। तो देख देख के बच्चे क्या सीखेंगे। आज ये निश्चित रूप से है पाश्चात्य संस्कृति या संस्कृति का जो संक्रमण काल है, और उसके सबसे हाँ, बड़े अगर ये संवाहक हैं या दोषी हैं तो टीवी वाले भी हैं, और सबसे बड़ा आज ये फोन भी है। फोन भी है, बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जोशी सर आपसे, जोशी सर जी हाँ आपने जब जब आज की टीवी की और पत्रकारिता की बात की, जी, और आप ये देखेंगे कि नई शिक्षा नीति की बात भी चल रही है आजकल। हम्म, अब हाँ शिक्षा विभाग भी सरकार के पास में है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी शिक्षा विभाग सरकार के पास में ही है। सरकार नई शिक्षा नीति बना रही है तो उसको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ये जो पत्रकारिता है और ये जो आजकल के चैनल पे जिस तरह से बहसें चल रही हैं, किसी भी शिक्षा नीति को पलीता लगाने के लिए पर्याप्त हैं। हम्म, ठीक बात। बिल्कुल।
ये बातें वहां तक चलिए पहुंचनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल ठीक है। हम आगे सुनते हैं अशोक जी से। तो अशोक भाई, बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब बहुगुणा जी जो बात कर रहे हैं कि संवेदनशीलता की आवश्यकता है उसको करने की। मैं सर आपको ये बता दूं, मैं अपने विचार रख रहा हूँ कि अधिकांश क्या होता है, विशेषकर मैंने ये देखा उत्तराखंड में कि जब कहते हैं महकमे आवंटित होते हैं, बढ़ते हैं, तो सब कोई बोलता है पीडब्ल्यूडी, कोई बोलता है ये, और लास्ट में जो फिर वो शिक्षा मंत्री जैसे आता है तो सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये मेरी सोच है। और लास्ट में किसी एक आदमी बोलता है वो शिक्षा मंत्री बनेगा, वो अनमने मन से बनता है, बोला आप क्या इसमें रह गया, फिर उसके चलिए साथ क्या होता है, उसको अशोक एडिशनल खुश करने के लिए। सर, जी ये हमारे चर्चा का विषय नहीं है, हम थोड़ा सा जी मुद्दे से भटक रहे हैं, मुझे ऐसा जी लग जी रहा है। जी जी तो जी ये अलग विषय है, जब हम जाएंगे उस फील्ड में तो उस पर चर्चा जी करेंगे। जी जी सर, कई बार हमने देखा, मैंने शो को आज शुरू में बताया कि हमने क्यों ये शो शुरू किया। मीडिया की जी निगेटिविटी के कारण हमें जो है, ये जो अल्टरनेट मीडिया है, फेसबुक या सोशल जी मीडिया, जी इसमें उतरना पड़ा। ये भी एक वैकल्पिक मीडिया है जिसपे हम आपसे रूबरू हैं आज। जी तो जी बिल्कुल तो सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हो क्या रहा है आजकल, प्रिंट मीडिया की बात करो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करो, कोई भी पत्रकार, उससे कुछ आता हो न आता हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसे जोशी सर ने कहा कि होकर भी खुद को पत्रकार कहते हैं, तो जी वो स्कूलों में घुसे चले आते हैं कैमरा लेके। जी जी सही ठीक है। बात। और टीचरों से सवाल करते हैं ऑन कैमरा। वो ऐसे सवाल लेके आते हैं कि जो जिसमें कहीं फंसने की गुंजाइश हो, कहीं पर कोई ऐसी बात हो कि उनके लिए खबर बन सके, खबर निकाल सके। वो निकालने आते हैं खबर, खबर बनाने आते हैं, वो खबर होती नहीं है। और फिर उसको खूब लंबा चौड़ा अगले दिन नेगेटिव करके छापेंगे कि फला फला विद्यालय में फला फला शिक्षक को 17 का पहाड़ा नहीं आया। जी एक उदाहरण के तौर पर मैं जी कह रहा हूँ। जी जी तो क्या एक पत्रकार के तौर पर आप हमें बताएं कि हमारे शिक्षक कैसे इन सब चीजों से निपटे। सर, एक तो अब ये है कि जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या जो पत्रकारों का जो हाइप बना हुआ है, तो इसके कारण जी मैं अब एक प्रत्येक आदमी ये सोचता है, डरता है कि यार बात का बतंगड़ बन जाता है। अब ये सबसे पहले तो जिस प्रकार के जो प्रेस के लोग हैं उन पे मैं ये है कि अपने ज्ञान को तो अपडेट करना चाहिए हमें। और हमें ये है जी कि बोलते समय बड़ा धैर्य और संयम के साथ बोलना चाहिए। इतनी ही बात करनी चाहिए जितना हमारे अंदर ज्ञान है या जितना हम ठीक ठाक बोल सके, उसी बात को उन्हें कसौटी पे कस के ही बोलना चाहिए। क्योंकि शिक्षक के मुंह से निकली हुई एक भी बात वो समाज में बहुत बड़ा कहता है, उसका बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसलिए कि मैंने सोच समझ के बोला और अपने आप को अपडेट रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जी एक बार एक स्कूल में एक स्कूल के बारे में खबर छपी, वहाँ एक कमरा बन रहा था एडिशनल। जी तो अखबार में खबर छप गई कि वो बहुत घटिया क्वालिटी का बना हुआ है, उसमें सीमेंट कम मिला है, रेता ज्यादा मिला है, वगैरह वगैरह। जी वो खबर अखबार की कटिंग जिलाधिकारी के पास गई। जिलाधिकारी ने सीडीओ को कहा कि इसकी जांच करके दें। सीडीओ जी ने डीओ को कहा, और डीओ ने मुझसे कहा कि भाई हमें जांच में जाना है, आप भी हमारे साथ चलिए। जी तो हम डीओ साहब के साथ उस विद्यालय की जांच के लिए गए। जी तो जो अखबार में खबर छपी थी वो काफी हद तक सही थी, बात कि वो जी जो प्लास्टर था वो टिक नहीं रहा था। लेकिन उसका कारण ये नहीं था कि सीमेंट कम मिला था, उसका कारण ये था कि वो एक डैम के किनारे स्कूल था, जहाँ मिट्टी में नमी बहुत रहती है। तो जी नमी के कारण वो सीमेंट नहीं पकड़ पा रहा था ठीक से, इसलिए गिर रहा था। जी लेकिन वो अखबार में उस तरह से छप गया। तो जब शिक्षक से पूछा तो उन्होंने कहा, साहब पहली बात तो है कि मैं ठेकेदार नहीं हूँ, न मैं कोई इंजीनियर हूँ। ये जी जिन मिस्त्रियों ने बनाया है सर, उन्होंने जो मुझे कहा मैंने वो बनवाया, लेकिन जी अभी गिर रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा, ये बात अखबार वालों तक कैसे पहुंची, कैसे जी खबर छप गई, इस तरह की नेगेटिव खबर क्यों छपी जब ऐसा मामला है। तो उसने कहा, साहब वो अखबार वाला आया था और कुछ विज्ञापन विज्ञापन कुछ पैसा वैसा इस तरह की बात कर रहा था, तो मैं कहाँ से देता साहब, मेरे पास कोई ऐसी इनकम तो जी है नहीं। तो मैंने उसको मना कर दिया, तो उसने बदले में खबर छाप दी। जी तो वो डीओ साहब जो थे वो कहते हैं, अरे यार तुम भी कहाँ चक्कर में पड़ गए, कुछ ले दे के निपटा लेते मामले को, वहीं खत्म हो जाता। अब डीएम साहब तक बात पहुंच गई, इतनी बड़ी जांच बैठ गई, मुझे भी दौड़ के आना पड़ा। बताओ अब मजा आएगा तुम्हें, वहीं निपटा लेते ले देंगे। तो तो इस तरह के अनुभव बहुत सारे रहते हैं सर, मेरे पास बहुत सारे ऐसे अनुभवों का खजाना है। तो आज एक रेफरेंस आया तो मैंने वो बात कह दी। सर, हमारे एक और वरिष्ठ दर्शक और कवि है अतुल शर्मा जी, वो आज की बातचीत से शायद कम प्रसन्न है। वो कह रहे हैं, अशोक भाई की कविता सुनवाओ भाई। हाँ, डॉक्टर अतुल शर्मा जी को तो मेरा नमन। वो हमारे एक प्रकार से हमारे गार्जियन है, अभिभावक हैं। उनके वृद्ध जी, हस्त के कारण आज हम इतना लिखे हैं। वाह वाह। क्या
जी, वो हमारे तो आदर्श हैं। अशोक जी, तो अपने आदर्श की बात अब माननी पड़ेगी, आपको कविता सुनानी पड़ेगी। सर मैं एक कविता सुनाता हूँ, माँ पे समर्पित है। हाँ सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। तो माँ, तुम जननी जगत की धात्री, ममता की मूरत हो माँ। तेरी सूरत से दुलार झलकता है, तेरी मौजूदगी से घर का कोना कोना महकता है। तेरे सब रूप निराले हैं माँ, तू बहन, बेटी, पत्नी सबका फर्ज निभाती है माँ। हर रूप में भी दर्द सहकर सिर्फ मुस्कुराती है माँ, हर रूप में भी दर्द सहकर सिर्फ मुस्कुराती है माँ। कौन कहता है कि तुम नहीं हो? तेरा लहू आज भी मेरी रहो तेरा लहू आज भी मेरी रगों में दौड़ता है, जो मुझे अपने अपनों से जोड़ता है। तुझसे ही इस धरा पर माँ मेरी पहचान है, तुझसे ही इस धरा पर माँ मेरी पहचान है। सच कहूँ माँ, तू तो ईश्वर से भी महान है, ईश्वर से भी महान है। धन्यवाद। वाह। सर आप जी। जब कविता सुनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वीरेंद्र सहवाग पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। जल्दबाजी में सुना थोड़ा दिया सा सर? जी, नहीं, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप सुनील गावस्कर की तरह भी सुनाए अच्छा कभी कभी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। एक है जी सरस्वती वंदना है, वो सुनाओ सर क्या, छोटी सी। जी जी, हाँ स्वागत स्वागत। ये अभी हाल में ही लिखी है। जी हटा दे मन से तम के बादल, हटा दे मन से मन को मेरे रोशन कर दे। स्वर की देवी माँ शारदे, माता ऐसा वर दे, माता ऐसा वर दे। ईर्षा द्वेष रहे ना मन में, नूतन ऊर्जा संचित कर दे। अज्ञानता से दूर रहूं मैं, माता ऐसा वर दे, माता ऐसा वर दे। रिद्धि सिद्धि हो जीवन में, मंगलमय जीवन कर दे। मानव हित में चले लेखनी, माता ऐसा वर दे, माता ऐसा वर दे। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, ये सुनील गावस्कर के जैसा तो अभी भी नहीं हुआ। बहुत जल्दी होगी सर। ये वीवीएस लक्ष्मण वाला था। अच्छा सर, आपकी तुलना से क्या बोले आप। कैसा अच्छा है था, बड़ा मैं? कलात्मक था। जी जी, सर, जैसे लक्ष्मण साहब कलाई का उपयोग करते थे तो आपने कंठ का बढ़िया उपयोग किया इसमें। लेकिन जी जी, अतुल शर्मा जी कह रहे हैं बच्चों पर लिखी कविता भी सुना दी है। शायद शर्मा जी देर से आज शो में आए हैं। अच्छा अच्छा। तो एक सर, एक तो शर्मा सिर्फ बच्चों से नहीं, परंतु एक छोटी सी कविता है जो कुत्ता है। कुत्ता एक देशभक्त है, मैंने स्वामी भक्ति का प्रतीक है। कुत्ते पे एक कविता है। अच्छा। कुत्ते की कविता मैंने जो देखिए बच्चों के लिए भी देखिए है एक। जी देखिए, जैसे आपने कुत्ते का जिक्र किया, हमारे आदरणीय बहुगुणा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि टिल्लू तृतीय का आगमन हो चुका है। जी। मैंने क्या कहा कह सर, रहे जैसे आपने कुत्ते का जिक्र किया तो आदरणीय बहुगुणा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि टिल्लू तृतीय का आगमन हो चुका है। दोनों बैठे हैं तो ये शुद्ध हो गए तुरंत, शुद्ध लग गए। सुनाई जाए कुत्ते वाली। जी जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल। बार की बात है, एक बार की बात है, कोठी के एक कुत्ते और नौकर में दोस्ती हो गई। एक बार की बात है, कोठी के एक कुत्ते और नौकर में दोस्ती हो गई। नौकर बेहद शातिर था, बातें करने में माहिर था। नौकर बेहद शातिर था, बातें करने में माहिर था। एक दिन एकांत में कुत्ते से घुमा फिराकर एक दिन एकांत में घुमा फिराकर कुत्ते से बोला, रेम्बो भाई, रेम्बो भाई, एक काम करना है। कुत्ता बोला, साफ साफ बताओ क्या करना है। रेम्बो भाई, एक काम करना है। कुत्ता बोला, साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ, बताओ क्या करना है। नौकर पहले चुप रहा, फिर बोला। नौकर पहले चुप रहा, फिर बोला, रात को मैं सेठ के कमरे में आऊंगा, तिजोरी तोड़ के ले जाऊंगा, प्लीज तुम चुप रहना। रात को मैं सेठ के कमरे में आऊंगा, तिजोरी तोड़ के ले जाऊंगा, प्लीज तुम चुप रहना। काम खत्म होने पर पार्टी कर दूंगा,
तुम्हारी झोली नोटों से भर दूंगा। यह सुनते ही कुत्ता गुर्राया, खबरदार। यह सुनते ही कुत्ता गुर्राया, खबरदार। आइंदा ऐसी बातें मत करना, आइंदा ऐसी बातें मत करना। मुझसे नहीं डरते तो ईश्वर से डरना। मैं मालिक से गद्दारी सपने में भी सोच नहीं सकता, मैं मालिक से गद्दारी सपने में भी सोच नहीं सकता। जान भले ही चले जाए, नमक हरामी नहीं कर सकता। तुम भले ही मेरी औकात पर हंस लो ए दोस्त, तुम भले ही मेरी औकात पर हंस लो ए दोस्त, लेकिन माफ करना, लाख कोशिश करने पर भी अपना ईमान नहीं बदल सकता। क्योंकि मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता ही रहूंगा। तुम्हारी तरह इंसान नहीं बन सकता, तुम्हारी तरह इंसान नहीं बन सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारी तरह भाई वाह, क्या नहीं बन सकता? इंसान नहीं हो सकता। इंसान। तुम्हारी तरह गद्दार नहीं बन सकता। इंसान यदि है तो इंसान तो हम सब बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सर नहीं, वो पर्टिकुलर चोर के लिए जो इंसान का रूप ले रखा है और गद्दार का काम कर रहा है उसके लिए। इंसान शब्द का जो अर्थ है वो वही है जो मूल्यों से भरा हुआ हो। तो गद्दार जी, कहिए, हाँ जी। तो गद्दार नहीं बन सकता, इंसान नहीं। जी 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 जी। इंसान तो बहुत बड़ी बात कह दी आज। इंसान वो है हम भी सर जो इसके अंदर इंसानियत होगी, और इंसानियत जो बिल्कुल, होगा इसे तो अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। जी जी, रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि आज हमारे विद्यालय साउथ एवेन्यू दिल्ली में शिक्षा निदेशक महोदय आए थे। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा की बेहतरी के लिए अभिभावकों और अध्यापकों से संवाद किया। यह इस तरह का अलग जिलों और स्कूलों में 16वां संवाद था। बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशक महोदय इस तरह के संवादों में लगातार व्यस्त हैं और आज वो शुक्ला जी के विद्यालय भी पहुंचे हैं। तो आपको बहुत बधाई दे रहे हैं सत्यानंद बड़ोनी जी। कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, बधाई आपको क्रेजी सर। धन्यवाद सर। तो लेकिन सर मुझे आपके इस नाम से मोहब्बत हो गई है, क्रेजी। अगर आपने नहीं रखा होता तो मैं रख लेता। ठीक है सर। आप भी रख लीजिए। अब लोग कहेंगे अब लोग कहेंगे नकल कर रहा है। तो इसको हिंदी में दीवाना कहते हैं, दीवाना लिख लीजिए आप। हाँ, वो तो फिर सर कुमार विश्वास ने पहले कह रखा, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो लोग फिर पागल भी समझने लगेंगे। इसलिए दीवाना खतरनाक है। अंग्रेजी का क्रेज है, तो वो थोड़ा सा ग्रेसफुल है ना, क्रेजी। जी हिंदी में आते ही इसकी ऐसी तैसी जाती है। कलाकार तो होते ही पागल है, कलाकार तो एक पगलापन है, तभी वो कलाकार बनता है आदमी। जी क्रेजी सर कुछ कह रहे हैं। जी, एक मुझे दो पंक्तियां याद आ रही, बहुत अच्छी मुझे लगती हैं कि बस दो ही? लीक चींटी चले, ये किसी की लिखी है, किसी कवि की। लीक चींटी चले और लीक ही चले कपूर, लीक चींटी चले और लीक ही चले कपूर, लीक तोड़कर तीन चले सिंह शायर और सपूत। बहुत अच्छा सर। इस पर कुछ दिन पहले शो में फिर से बोल दीजिए सर। लीक चींटी चले, लीक चींटी चले और लीक ही चले कपूत, लीक तोड़कर तीन चले सिंह शायर और सपूत। शायर सिंह सपूत। जी, ये कुछ दिन पहले शो में हमारे एक दर्शक ने लिख के भी ये इस पर चर्चा हुई थी, आई थी अभी 5-7 दिन पहले। आप शायद उस शो में नहीं रहे होंगे, तो होस्ट होने के नाते मुझे ये चीजें सामने से गुजरती हैं तो याद आ जाती हैं। बहुत अच्छी लाइनें हैं सर ये। और लीक को तोड़ना जो है इतना आसान नहीं है। जो लोग लीक को तोड़ते हैं वही कुछ नया रच पाते हैं, नया कुछ कर पाते हैं, और वही क्रेजी कहलाते हैं। जी सर, मेरा जैसे समसामयिक विषय जैसे है, अभी बीच में जैसे वैलेंटाइन डे आता है या कोई डे आता है, कोई त्योहार आता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर त्योहार, क्योंकि त्योहारों की जो परंपरा है वो निश्चित रूप से खुशी देती है, उल्लास, जीवन में उल्लास बढ़ती है। तो उसी पे बीच में होता है, कई लोग बोल रहे थे कि कोई ये इसका विरोध करो, बहिष्कार करो। हाँ, उसके गलत परंपरा, जो गलत रूप है उसका बहिष्कार होना चाहिए। तो एक शीर्षक है हग डे, क्योंकि आपने देखो वैलेंटाइन 7 दिन तक चलता है, तो हग डे पे मैंने एक कविता लिखी है। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं अपनी ये बोलूँ। सर हिंदी वाले हक डे पे या अंग्रेजी वाले हक डे पे? ये अंग्रेजी वाले पे। जी तब ठीक है। बोलो सर। जी। प्रेम के हर त्योहार को मनाना चाहता हूँ, प्रेम के हर त्योहार को मनाना चाहता हूँ, खुशियों की बयार में बहाना चाहता हूँ। देसी हो विदेशी हो त्योहार उल्लास का नाम है, प्यार के मौसम में तन्हाई का क्या काम है। हक डे पर प्रिय तुम्हें मिलना चाहता हूँ, बाहें फैलाकर खड़ा हूँ मैं, आलिंगन चाहता हूँ। गले मिले हम तुम ऐसे, कृष्ण सुदामा से मिले थे जैसे।
गले मिले हम तुम ऐसे, कृष्ण सुदामा से मिले थे जैसे। गले मिले हम तुम ऐसे, राम केवट से मिले थे जैसे। राम केवट से मिले थे जैसे, गले मिले हम तुम ऐसे। नदियां मिलती सागर से जैसे, नदियां मिलती सागर से जैसे। गले मिले हम तुम ऐसे, पानी मिलता दूध में जैसे। पानी मिलता दूध में जैसे, गले मिले हम तुम ऐसे। पिता पुत्र मिलते हैं जैसे, गले मिले हम तुम ऐसे। हीर मिली रांझा से जैसे, हीर मिली रांझा से जैसे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बढ़िया सर, बढ़िया। आप जो है अपनी बैटिंग का अंदाज नहीं बदलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे सर, क्या मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ सर? नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ सर, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप जल्दी करें कि देर में करें। मैं तो कह रहा हूँ बैटिंग का अंदाज आपका बिल्कुल बरकरार है। जो स्लो आप नहीं बैटिंग सुनेंगे तो में मैं भी नहीं। जी जी, स्लो बैटिंग में नूतन हिंदुस्तान सुना दूं, हाँ सर, या बिल्कुल पहले स्वागत। मुकेश जी, जोशी को भी हम सुन लेते हैं थोड़ा। आप तो बड़े बड़े लोगों के मुंह में के मंच के सामने, तो हम क्या बोल रहे सर? आपका अनुभव, आपका ज्ञान। नूतन मेरा हिंदुस्तान एक छोटी सी कविता जी सुनो। क्या, कहाँ सुनाइए सुनाइए। अशोक भाई जल्दी जल्दी क्यों कविता बताते हैं? मैं इसका कारण मैं बताता हूँ, ये नहीं बताएंगे, मैं बता देता हूँ। बोलिए सर। हाँ। तो अशोक भाई बता दूं क्या? जी बताइए, क्या बात है? कारण बता है जी। जोशी जी, गिरीश जी सर, हाँ बोलिए। ऋषिकेश में अशोक भाई हर साल एक या दो कवि सम्मेलन जरूर करवाते थे, इनकी आवास संस्था, इनके बाकी साथी मिलकर के। हाँ तो अक्सर ये संचालक होते हैं कार्यक्रम के, कवि सम्मेलन के। अब जी ये संचालक भी है और कवि भी है। तो अब चूंकि कवि बहुत है, स्थानीय दबाव में रहता, भाई मेरा नंबर, मेरा नंबर, मेरा नंबर। तो ये संचालन करते करते बीच में जल्दी जल्दी अपनी भी एक दो कविता सुनाए देते हैं। तो ये इनको आदत पड़ गई है जल्दी जल्दी। ठीक है सर, ये राज आपने खोल दिया, आप समझ में आया मुझे। ठीक है सर, ये ठीक बोला आपने। आपको बता दूं सर, आवाज साहित्यिक संस्था का जो गठन हुआ था, उनके पहली हमारी पुस्तक जो आवाज थी, तो उसमें लगभग 42 कवियों को हमने उस पुस्तक में स्थान दिया था। तो डॉक्टर राजेंद्र धस्माना जो समाचार संपादक थे दूरदर्शन के, वो भी थे इसमें, जो उसके जिस दिन उसका विमोचन हुआ। डॉक्टर विद्यासागर नौटियाल जी भी थे, गोविंद चातक जी भी थे, बड़े बड़े लोग उसमें नामचीन व्यक्ति थे, रचनाकार थे। तो वो धस्माना जी ने विशेषकर बोला कि यार पूरे देश में इतने कवि ढूंढना, तुमने इतनी छोटी सी जगह पे 42 कवि ढूंढ लिए, बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार का जोक भी था जो मुकेश भाई ने कहा, उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जब कभी सम्मेलन होता है, प्रत्येक आदमी ये सोचता है कि यार वही बात है कि भाई ये कहाँ जा रहा है, समझा अपनी सुना गया, मेरी सुनी नहीं। ये हो सकता है एक अभ्यास बन गया हो। मुझे इसलिए याद आ गया, आदत आसानी से जाती नहीं सर। वही इसलिए तो मैंने कहा आपका बैटिंग का स्टाइल बदलता नहीं है जी। तो ऋषभ पंत वाला है, ऋषभ पंत वाला बैटिंग स्टाइल है ऋषभ पंत का। दाएं बाएं मारे चलिए सर। जी जी, अब बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं। जी। मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि इनके एक दो कवि सम्मेलन में मैं भी गया, और जब 5 बार मैंने इनका कुर्ता खींचा तब मेरा नंबर आ गया। मैं इनका कुर्ता बढ़िया बढ़िया। तो चलिए सर, अब आप जो है वो किसकी तरह सुनाने वाले थे, आपने क्या? एक नूतन हिंदुस्तान आराम से गाना प्रयास करूंगा सर। किसकी तरह बैटिंग करेंगे आपकी बात? जी, नूतन हिंदुस्तान। जी। आओ धरा से दूर, आओ धरा से दूर करें ईर्ष्या और अज्ञान, दूर करें हम छुआछूत, सबको दे सम्मान। आओ 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 धरा से दूर करें ईर्ष्या और अज्ञान, दूर करें हम छुआछूत, सबको दे सम्मान। आओ आओ धरा से दूर करें पर्यावरण प्रदूषण, आओ धरा से दूर करें पर्यावरण प्रदूषण, तन मन को स्वच्छ करें मारे मन के खरदूषण, तन मन को स्वच्छ करें
मारे मन के प्रखर दूषण। आओ आओ धरा में फैलाए चहुदिश ज्ञान का उजियारा। आओ धरा में फैलाए चहुदिश ज्ञान का उजियारा। मानव मानव से प्रेम करे हो आपस में भाईचारा। आओ 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 मिलकर वार करें भुखमरी और बेकारी पर। आओ मिलकर वार करें भुखमरी और बेकारी पर। आओ मिलकर चोट करें आतंकी भ्रष्टाचारी पर। आओ मिलकर चोट करें आतंकी भ्रष्टाचारी पर। आओ आओ मिलकर सौगंध खाएं नूतन हिंदुस्तान बनाएं। आओ मिलकर सौगंध खाएं नूतन हिंदुस्तान बनाएं। नूतन हिंदुस्तान बनाएं। आओ। धन्यवाद। वाह, सेंचुरी मार दी आपने, सेंचुरी मार दी, विराट कोहली बन गए आप। बिल्कुल ठीक। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सर। सर अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर है अशोक सर। तो मैं चाहूंगा, एक सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले हमारे आज के विशेषज्ञ गिरीश जोशी जी कुछ अपना आज का जो भी आपको सुन के उनके मन में जो विचार उठे हो वो अपनी बात रखें। आदरणीय जोशी जी। मैं अशोक जी आपसे जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन मुझे अमेरिका जाके पढ़ने का थोड़े समय के लिए अवसर मिला और मैंने वहाँ देखा, वहाँ लाइब्रेरी मूवमेंट जो है वो बहुत, मतलब कहना चाहिए संगठित है और बहुत अच्छा है। लोगों में हम कितना ही कह रहे हैं चकाचौंध है, चकाचौंध। हम जैसे हम लास वेगास का नाम सुनते हैं, एक छोटा सा होटल था, छोटा सा होटल जिसको आप कहते हैं जहाँ चाय पकौड़ी मिलती थी, उस होटल ने पूरे शहर को बना दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है लास वेगास। उस शहर, वैसे शहर भी है। लेकिन मैं अमेरिका के कई राज्यों में गया और वहां मैंने देखा कि लोग पढ़ते हैं और फिर डोनेट करते हैं किताबों को। भट्ट जी ने बहुत पहले कहा था कि वो हल्द्वानी में जहाँ वो रहते हैं वो एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। मैंने भी कोशिश की थी कि देश के लाइब्रेरियंस को हम बुलाएं, एक संवाद स्थापित हो, है ना। और एक जहाँ एक तरफ चकाचौंध है, जहाँ एक तरफ पैसा है, जहाँ एक तरफ बेशुमार खर्च है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े अवार्ड्स भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि पैसा जो है वो पैसा इन्फ्यूज किया जाए, पैसा इस इंडस्ट्री में डाला जाए कि लोगों को पढ़ने की प्रवृत्ति बने? तो क्या सोचते हैं आप? जैसे भट्ट जी ने बीच में पूछा था कि पढ़ने की प्रवृत्ति कैसे आएगी, जैसे अभी किसी ने कहा, मनोहर चंद्र जी ने, बड़े ही नहीं पढ़ते तो छोटे क्या पढ़ेंगे, तो वो कैसे हम प्रवृत्ति को पैदा कर सकते हैं? हाँ सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पढ़ने की प्रवृत्ति, ये पढ़ने की प्रवृत्ति ही न होने से कई, मैं जिन मैगजीनों को, जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान है, धर्मयुग है, कई पुस्तकों का मैंने प्रकाशन ही बंद हो गया क्योंकि पाठक भी नहीं। नंदन भी आप देखने को, लोटपोट शायद बंद हो गई है। और वो आप ठीक बोल रहे हैं, अगर पढ़ने की प्रवृत्ति यही कि सबसे पहले तो घर में एक समाचार पत्र जरूर आए। जी, समाचार पत्र आए घर में। हम जैसे किसी बच्चे का जैसे बर्थडे होता है, आज हम क्या करते हैं, बर्थडे में उसको गिफ्ट देते हैं, परंतु अगर उसके बर्थडे में कुछ पुस्तक दें, कोई अच्छी किताब दें, मैंने उसको दिया जाए उसके स्तर के अनुसार, तो निश्चित रूप से पुस्तक को संभाल के रखेगा और उसमें पढ़ने की प्रवृत्ति कभी ना कभी रखी रहेगी। हो सकती है मैंने बड़े आदमी के बड़े अनुभव कभी ना कभी उसके जीवन में कुछ परिवर्तन ला दें। तो पुस्तकों का एक हमें भी खुद भी प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि हम ये आदत हमें बनानी पड़ेगी। अगर किसी का बच्चे का जन्मदिन है तो उसको और गिफ्ट ना दे के बजाय कहते किताबें दें, पुस्तक दें, अच्छी पुस्तकें दें। और लाइब्रेरी में भी, कहीं लाइब्रेरी होती है, अगर हमारे घर में कोई पुस्तक हमने पढ़ ली तो उसको गिफ्ट के रूप में पुस्तक दें। मैंने काफी कोशिश की थी, उत्तराखंड की SCERT को लिखा मैंने कुंवर साहब को कि आपका एक बहुत अच्छा प्रोविजन है उत्तराखंड SCERT में कि स्कूलों में लाइब्रेरी फंड दिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ एक नेक्सस काम करता है। जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं वो एक बनाते हैं और वो वही किताबें खरीदी जाती हैं, उसके पीछे कुछ और राज हैं जो चलते हैं। तो अच्छी किताबों का, जैसे आपकी किताबें हैं, एक किताबों का हमको प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हम अच्छी किताबों की एक लिस्ट बनाएं और वो किताबें सब स्कूलों में न जाएं। हर क्षेत्र में अलग अलग किताबें छप रही हैं। जैसे महेंद्र ध्यानी जी आए थे, बहुत अच्छी अच्छी किताबें बात उन्होंने की। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने एक प्रण किया
कि पेन्यूली जी आए थे, उन्होंने, और या जिनको आए थे मैं पूछ रहा हूँ, शायद रावत जी थे, उन्होंने गढ़वाल में मैती आंदोलन चलाया। तो उस दिन मैंने प्रण किया कि आगे से मैं किताबें कल्याण गिफ्ट सिंह रावत, करता हूँ। कल्याण सिंह रावत, शायद कल्याण वही सिंह थे। रावत तो मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, रावत जी थे या पेन्यूली जी थे। उन्होंने क्या या किया कि वो बीज, जगत सिंह उन्होंने नेगी कहा या बीज, कल्याण तो सिंह मैंने रावत। उस दिन ये प्रण किया कि मैं बीज गिफ्ट में दिया करूंगा, है ना। आप बीज दे दीजिए, फूलों का गुच्छा आपने दिया तो क्या हुआ, उस फूलों का गुच्छा वो चला गया, मुरझाए फूल। बीज देने चाहिए, किताबें देनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी ऐसा मूवमेंट कैसे बन सकता है आपके विचार से? क्योंकि हर आदमी के अपने अपने विचार हैं इस क्षेत्र में, लेकिन आप लिखते भी हैं, आप कार्य क्षेत्र में हैं, इन्वॉल्व हैं, उस क्षेत्र में डीपली आपने काम किया है। तो आपके विचार से क्या होना चाहिए कि सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से तो होता ही है प्रयास, है ना, उसमें जो चीजें खराब हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, जो लोग आए थे उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन एक लेखक होने के नाते, एक चिंतक होने के नाते आपके क्या विचार? सर ये तो एक बात तो ये है कि जैसे जो भी व्यक्ति साहित्य का सृजन कर रहा है उसको हाँ। कुछ, क्योंकि मैंने देखा है, अनुभव किया है, मैंने 2 किताबें छापी हैं, तो अपने संसाधनों से मुझे लगता है कि किताब कविता लिखना बहुत आसान है, पुस्तक छापना आसान है, परंतु पुस्तक को पाठकों के हाथ में पहुंचाना बहुत मुश्किल काम वितरण करना बहुत मुश्किल है। है। ये मेरा अपना अनुभव है सर। मैंने किताबें तो छाप दी, मैंने 1000 किताबें छाप दी। अब मुझे जी जी। मैंने उसकी तरह मीन्स ये भाव प्रकट होता है कि यार पैसे मांगना, अब बिना पैसे के काम नहीं चलता है, तो कड़वा सच है। हाँ। अगर मैं पुस्तकें ऐसी बांट दूं तो कई लोग ऐसे भी है कि जो अपात्र हैं उसके, वो कहते हैं पुस्तक, क्योंकि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जैसे गंगा जी की आज कोई वैल्यू नहीं है ऋषिकेश वालों के लिए, उसी प्रकार पुस्तक की भी वैल्यू कहते हैं फ्री में किसी के लिए। तो पुस्तक का एक तो सरकार को भी अनुदान दें, अच्छे जो लेखक हैं उसका प्रचार प्रसार करें, उसको थोड़ा अनुदान दें, हैं। और जैसे अभी आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोला कि अगर जैसे कैसे बच्चों का बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो घर घर में पुस्तकों का पुस्तक देना शुरू करें हम। कुछ ऐसे साहित्यिक ग्रुप बनाएं, साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाएं, बच्चों को आगे करें। बच्चों के अंदर ये लेखन का, जैसे बोलने का, जैसे अभिव्यक्ति का माध्यम आजकल विद्यालय में करते ही हैं। विद्यालय में भी हम जैसे लेखन में कविताओं का, लेखन का, उनके सोच के अकॉर्डिंग ऐसे निबंध उन्हें ऐसी बातें करें और किताबों को प्रोत्साहित करें। उनके माता पिता को भी सस्ते दाम पे किताबें दें या बर्थडे में हम किताबें दें। इस प्रकार का किया जा सकता है कि कुछ किताबें कई लोग पढ़ना चाहते हैं, परंतु उनके संसाधन में आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। और कई लाइब्रेरियां मेरे देखते देखते ऋषिकेश में कई लाइब्रेरियां थी, वो सब बंद हो चुकी हैं। सब बंद हो चुका जी। हमारा गोपाल कुटी की कितनी बढ़िया लाइब्रेरी थी। गोपाल को थी। भट्ट जी जानते हैं, हमने उत्तराखंड के काफी प्रयास किया था। जब मैं था अपने कार्यालय में, तो हमने पूरे देश से लाइब्रेरियंस को बुलाना शुरू किया। वो इतने खुश हुए थे, मतलब लगा कि लाइब्रेरी जो एक नॉलेज सेंटर है, एक नॉलेज सेंटर के अंदर जो नॉलेज का रिसोर्स है लाइब्रेरी, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं सोच रहा। वो जा रहा है। पत्रिकाएं, आपने ठीक कहा, साप्ताहिक हिंदुस्तान धर्मिक तो बहुत पहले बंद होगी, लेकिन एक बहुत अच्छी पत्रिका दैनिक भास्कर की है, आहा जिंदगी, वो भी बंद हो गई। वो बंद होने के कगार पे है। कोई मतलब, इंडिया टुडे ने एक बहुत अच्छी किताब निकाली थी, इंडिया टुडे वार्षिकी निकालते थे, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने 3 महीने में निकालना शुरू किया, जो पूरा समग्र करती थी। वो भी उन्होंने कहा कि हमें ग्राहक ही नहीं मिलते। ग्राहक में बिहार में मिलते हैं, क्योंकि IAS की तैयारी करते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं या उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, बाकी किसी स्टेट में बिक्री नहीं है। तो बस ठीक है। रीडर डाइजेस्ट थी एक किताब, एक कादम्बनी है, कादम्बनी ने को अपना मैंने शेप चेंज करना पड़ा, पर वो मजा नहीं आता। हमारे मन मस्तिष्क में उसका छोटा रूप ही मस्त है। जी भोगड़ा जी, कुछ अंतिम अरदास आप भी करना चाहेंगे? नहीं अरदास थी, गए अरदास थी मेरी वाली अरदास का नहीं, मैं प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना। अरदास अंतिम अरदास अभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। हाँ, अरदास तो बहुत दूसरा शब्द हो गया। चलिए सर, मैं आपसे एक और सवाल आज के कार्यक्रम के अंत में करना चाहता हूँ क्रेजी सर। एज ए टीचर आपको लगभग कितने साल हो गए सर? सर मुझे कहते हैं 25 साल हो गए। 25 साल सर। इन 25 सालों में सर आपको पढ़ाते हुए वो कौन सा क्षण था जब आपको अपने शिक्षक होने पर सबसे ज्यादा गर्व हुआ? कब आपको लगा कि मजा आ गया? ये सबसे वो कौन सा मोमेंट था और वो क्या कहानी थी सर? वो थोड़ा सा बताइए।
सर तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है। मैं रोज ही एक्चुअली मेरा जो रास्ता है और जो जी। मेरा रास्ता है पटना एक गांव है, पटना वाटरफॉल भी है वहाँ पे, और उसमें काफी पटना फॉरेनर्स पटना वगैरह आते जी। हाँ जी। पटना बिहार की राजधानी वाला पटना? नहीं सर, गढ़वाल में भी पटना है, ये नहीं यही बड़ी मतलब बात है। है पटना ही ना, शब्द पटना ही है ना? पटना, हाँ। तो अच्छा। ये गढ़चुट्टी आपने सुना होगा, गढ़चुट्टी के ऊपर एक गांव है पटना, वहाँ मैं अध्यापक हूँ। मैं लगभग काफी साल से वहीं पे हूँ, तो मैं उस रास्ते में काफी टूरिस्ट भी जाते हैं। मैं हर काफी चढ़ाई है, दुर्गम क्षेत्र में आता है, तो लोग उसको बड़े उसमें लेते हैं कि यार बहुत टेंशन, बहुत चढ़ाई है, परंतु मैं उसको हर हर रोज बड़े एंजॉय में लेता हूँ। मुझे आते जाते कई फॉरनर्स वगैरह मिलते हैं, उनसे गपशप मारते हुए या किसी से भी, तो मैं उसको बड़ा एंजॉय में लेता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए तो हर एक दिन बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा कोई मेरे मानसपट में ऐसा कोई है नहीं दिन कि मैं जो मुझे ऐसा याद हो, हर रोज को मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ जी। मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वाह। जी। अरे अतुल शर्मा जी कादम्बरी नहीं बंद हो गई? अरे वाह, अच्छा। हाँ जी। हिंदुस्तान टाइम्स। अब सर डिजिटल जमाना आ गया तो सब डिजिटल होने लगा, तो जो ये हार्ड कॉपीज है ये बंद होना धीरे धीरे शुरू हो गई है। ऐसा ना हो कभी इंसान भी डिजिटल पैदा होने लगे आने वाले टाइम होगा होगा। में। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत आनंद आया, बहुत सी नई बातें सीखी। आपके व्यक्तित्व ने हमको क्रेजी किया रे। आपको प्रणाम, जोशी जी को प्रणाम, मुकेश भाई को प्रणाम। और मैं अपने दर्शकों को सभी बताना दर्शक चाहूंगा कि सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जी जी, बहुत मैं बढ़िया। अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो रोज हमारे साथ बने रहें शाम 7 बजे। और मेरी भी प्रार्थना, मैं भी हमारा, सम्मिलित हूँ जी सर, जी सर। मेरी इस शुभकामनाएं प्रार्थना और में, मैं भी प्रार्थनाएं। सम्मिलित हूँ कि सब एक साथ जुड़े रहें। और दूसरा, आपसे पहले के जो 81 एपिसोड है वो हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध है। आप सबसे अनुरोध है कि आप जिस भी शिक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, वो सारे एपिसोड यूट्यूब पर हैं। आप विविधा को सब्सक्राइब करें, चैनल को, उसको शेयर करें, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन एपिसोड्स को देख सकें। आज का एपिसोड भी आपको आधे घंटे बाद वहां मिल जाएगा। और कल हमारे साथ इस शो में होंगे, जोशी सर ने एससीईआरटी का जिक्र किया, तो कल हमारे साथ एससीईआरटी से होंगे अवनीश उनियाल जी, जो स्वयं बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कल 4 सितंबर है, कल शाम 7 बजे हमारे साथ अवनीश उनियाल जी लाइव होंगे। और परसों शिक्षक दिवस है, परसों एक बहुत ही खास एपिसोड हम यहाँ पर लेकर के आएंगे आप सबके लिए। एक खास मेहमान हमारे साथ होंगे टीचर्स डे पर स्पेशल, उसका जिक्र हम अभी नहीं करना चाहते, कल हम वो बताएंगे, उस पर थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। लेकिन बहुत मजा आने वाला है परसों के शो में। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए अपने सवाल लेकर के, क्योंकि कल परसों को आपको बहुत सारे अच्छे सवाल करने का मौका मिलेगा। बहुत विद्वान हमारे जो परसों के अतिथि हैं, पूरे देश में शिक्षा की तस्वीर बदलने वाले लोगों में से एक हैं। तो परसों शाम भी आप हमारे साथ रहिएगा, और कल शाम 7 बजे अवनीश उनियाल जी हमारे साथ रहेंगे। मैं द टीचर शो की पूरी टीम की ओर से हमारे आज के अतिथि अशोक शर्मा क्रेजी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया, अपनी कविताओं से और वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में ताबड़तोड़ कविताएं सुनाई, बहुत मजा आया। और जोशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुगुणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं हम सबको। तो कल शाम मिलते हैं मित्रों, ठीक 7 बजे, सरकारी और असरकारी शिक्षकों के एकमात्र कार्यक्रम द टीचर शो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि, आप सबको नमन।